ओके गाइस, सो हमारे कल डेफिनेशन हम पार्ट कर रहे थे सिविल प्रोसेसर कोड में. वी हैव डन लॉट ऑफ डेफिनेशंस. एक बार देख लेते हैं हमने कल की क्लास में कौन कौन से डेफिनेशन कर ली थी क्विकली. वी हैव ऑलरेडी डन द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री. डिक्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है मेंस के और प्रीलिम्स के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो वी हैव कवर्ड द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री एंड देन वी हैव कवर्ड डिक्री होल्डर कौन होता है. जजमेंट हमने करी. जजमेंट होल्डर कौन होता है, सॉरी जजमेंट डेटर कौन होता है. जजमेंट होल्डर नहीं होगा, जजमेंट के साथ डेटर जुड़ेगा, राइट. एंड देन ऑर्डर क्या है. तो हमने कुछ 5 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करी थी. उसके बाद हमने कुछ माइनर डेफिनेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट हाउएवर ये पेपर में आ सकती है. कोड, डिस्ट्रिक्ट एंड फॉरेन कोर्ट एंड फॉरेन जजमेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सीधा पूछा जा सकता है. ठीक है गाइस, और ये ऐसे कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं आपसे, राइट. गवर्नमेंट प्लीडर एंड प्लीडर कौन होता है. हाई कोर्ट कहाँ डिफाइंड है. हाई कोर्ट में जो बात की गई है वो किस रेफरेंस में है. जज की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है. जज इंक्लूड्स लिखा है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है. ठीक है, तो एक जल्दी से आप मुझे क्विक रिकैप बताइएगा. आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं जो सेक्शन लिखूंगा तो आप मुझे बताना कि कौन सा इसमें क्या दे रखा है. 2.9 में क्या दे रखा है. कम ऑन, टेल मी फास्ट. For the time being, you can turn on your mic. What is 2.9? Or you can answer in your chat box. ठीक है, the 2.9 is a judgment. Okay, 2.3 में क्या दे रखा है. What is 2.3? You can chat box में अपने आंसर लिख सकते हैं आप. I can see that. Okay, बाकी सब लोग भी आंसर देंगे, राइट. ऐसा नहीं एक दो बच्चे ही दें. Okay, so decree holder is 2.3. Okay, now guys, 2.8 में क्या दे रखा है. What is 2.8? थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स भी पूछना पड़ेगा. यस, द 2.8 इज अ जज. जज इंक्लूड्स क्या होता है. जज इंक्लूड्स क्या लिखा है उसमें. जज इंक्लूड्स यू कैन चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, वैसे बोल भी सकते हैं. ओके गाइस, सिविल कोर्ट. ओके, नाउ प्लीडर की डेफिनेशन कहाँ दे रखी है. प्लीडर प्लीडर की डेफिनेशन है हमारे पास. बताइए जल्दी से, कम ऑन. ओके, चैट बॉक्स में आई हैव सीन आंसर. 215 है प्लीडर. एंड 2.7 में क्या है. गवर्नमेंट प्लीडर, राइट. ठीक है, और ऑर्डर दैट इज 214. डिक्री 2 का 2. डिक्री होल्डर 2 का 3. 2 का 9. जजमेंट डेटर 210. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं और अच्छी बात है, आप लोगों के आंसर भी बिल्कुल क्लीन आए हैं. लेट्स प्रोसीड फर्दर. नाउ आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है. क्या इंक्लूड होगा, क्या मतलब होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव का. ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट्स में मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो दैट इज द रीजन हम इसको थोड़ा डिटेल में ही करेंगे विद द केस लॉ. नाउ लीगल रिप्रेजेंटेटिव मींस अ पर्सन हु इज इन लॉ रिप्रेजेंट द स्टेट. रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन. जो इंसान मर चुका है, ए जो है उसकी डेथ हो गई है, तो ए की डेथ के बाद उसके जो रिप्रेजेंट करेंगे उसके स्टेट को. स्टेट मतलब उसकी संपत्ति को. या वर्ड स्टेट यूज हुआ है. स्टेट इज अ वाइडर टर्म एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी, राइट. तो whosoever is representing the state of the deceased person, जो मर चुका इंसान है, that will be called as a legal representative. that means इसकी जो डेफिनेशन है इसमें हम लीगल एयर्स जो है वो भी कवर हो रहे हैं, राइट. लीगल एयर्स इसमें कवर किए गए हैं. नाउ सेकंड क्या कहता है. इट आल्सो इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज. यानी जो उसमें इंटरवीन करता है, राइट. डिसीज की जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, उसमें इंटरवीन कर रहा है. देखो डिसीज दोनों जगह वर्ड यूज होगा, क्योंकि एलआर कब उसमें आएंगे, हमें पिक्चर में कब आएंगे. जब कोई इंसान मर जाएगा तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, राइट. ड्यूरिंग जब वो अलाइव है, अगर वो अलाइव है तो ज्यादा से ज्यादा या तो खुद इंसान खुद अपना सूट इंस्टीट्यूट करेगा, या उसके अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट होगा, या वो अपना क्या लीगल रिकॉग्नाइज एजेंट अपॉइंट कर सकता है, कि अगर वो खुद नहीं आ पा रहा है तो रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर अपॉइंट कर देगा. ठीक है, ये तो हम पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 3 में. रिकॉग्नाइज एजेंट
और प्लेडर अपॉइंट कर देगा, वो तो कर ही सकता है, उसके लिए तो हमने ऑर्डर 3 पढ़ना ही है। बट अभी हम बात करें लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आप देखोगे दोनों जगह डिसीज वर्ड यूज किया, यानी कोई इंसान मर चुका है उसके बाद, राइट। And the third one is where a party sued or sued in a representative character. तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, सपोज एक माइनर है, तो माइनर के बाद अगर कोई माइनर है तो माइनर सूट खुद तो इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता, तो उसके लिए माइनर सूट कौन इंस्टीट्यूट करेगा, उसका गार्जियन अपॉइंट होगा, गार्जियन इंस्टीट्यूट करेगा, ठीक है। गार्जियन की जगह हमने नेक्स्ट फ्रेंड वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड इंस्टीट्यूट करेगा सूट, तो नेक्स्ट फ्रेंड जब इंस्टीट्यूट करेगा, सपोज उस दौरान उस माइनर की डेथ हो जाए, तो माइनर की जब डेथ हो जाएगी तो जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं सारे डिवॉल्व किस पे होगी, वो गार्जियन या नेक्स्ट फ्रेंड पे हो जाएगी, तो दैट मीन्स वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड पे आ ही जाएगा। तो वेयर अ पर्सन सूड और सूड इन द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, यानी माइनर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, नेक्स्ट फ्रेंड कर रहा है। द पर्सन ऑन होम द स्टेट डिवॉल्व्स, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी, यानी यहाँ पे माइनर की डेथ होना, एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है माइनर, मेजर इंसान भी हो सकता है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ डिवॉल्व्स ऑन द डेथ ऑफ द पार्टी सो सुइंग और सूट, ठीक है। अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी किसके, आई मीन कोई रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर उसने सूट फाइल किया है, तो अगर जिसके बिहाफ पे किया है वो ही मर जाता है, तो उसके पर जिसने सूट फाइल किया है उस पर आ जाएगा, ठीक है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा फॉर द स्टेट ऑफ दैट पर्सन। तो हमने 3 बातें पढ़ी हैं, अब इसमें एक दो चीजें और है वो भी समझ लेते हैं। लेट मी जस्ट सी, ओके, वैसे मैंने यहाँ लिखा ही है। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन कौन इंक्लूड होगा, एलआर में कौन कौन इंक्लूड होगा और कौन इंक्लूड नहीं होगा। एलआर में इंक्लूड होगा प्रॉपरली अपॉइंटेड एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ओके गाइस, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। लीगल एयर्स बाय सक्सेशन और सर्वाइवरशिप, किसी भी तरीके से लीगल एयर्स जो हैं, चाहे वो किसी के मरने के बाद या जो सर्वाइव कर जाएंगे, सक्सेशन अप्लाई हो रहा है तो लीगल एयर्स, और जो सर्वाइव कर गए होंगे, ठीक है। और द रिवर्जनर, रिवर्जनर कौन होता है, रिवर्जनर आपने टीपीए में भी पढ़ा होगा, रिवर्जनर होता है ए जब अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है फॉर द लाइफ एस्टेट, ठीक है, लाइफ एस्टेट के लिए देगा, बी को कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे थ्रू आउट द लाइफ, और आपके मरने के बाद ये प्रॉपर्टी वापस रिवर्स होगी, रिवर्स किसके पास जाएगी, ए के पास जाएगी, क्या पता ए भी मर गया हो तो ए के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनके पास आएगी, राइट। ये प्रॉपर्टी बी के एलआर पे नहीं जाएगी, राइट, बी के एलआर पे क्यों नहीं जाएगी और बी के लीगल एयर्स पे नहीं जाएगी, बिकॉज यहाँ पे लाइफ एस्टेट क्रिएट किया है, लाइफ एस्टेट मींस ड्यूरिंग द लाइफ टाइम द बी कैन यूज द प्रॉपर्टी एंड, बट अगर बी की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाएगी, रिवर्ट दैट मींस रिवर्जनर के पास वापस आ जाएगी, तो वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। यूनिवर्सल लीगेटी, किसी इंसान ने अपनी वसीयत जो बनाई होगी, ठीक है, वसीयत में जिसका नाम होगा तो वो भी तो एलआर होगा, ठीक है। एंड इन द सम केसेस द पर्सन इन डिफैक्टो पोजीशन, कई केसों में एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसके पास एक होता है डिफैक्टो, एक होता है डीजर। डिफैक्टो पोजीशन दैट मींस इन फैक्ट में, भाई जनरली टेनेंट जो होता है वो कब्जे में तो होता है, ये पोजीशन उसके पास होता है, तो ऐसा हो सकता है कि डिफैक्टो पोजीशन यानी जिसके पास पोजीशन है उसको ही हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव कंसीडर कर दे टिल द टाइम जब तक कोई उसका कानूनी रूप से कोई इंसान जो ऑनर है वो नहीं आ रहा है सामने, राइट। तो ये 5 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। एक केस और कर लेते हैं क्योंकि इंटरमैटल जो वर्ड है उसको जस्टिफाई करने के लिए केस है चंदा देवी वर्सेस श्रीनाथ शर्मा, चंदा देवी वर्सेस श्रीनाथ शर्मा। ये केस है जहाँ पे एक हस्बैंड ने एक फाइल किया था सूट फॉर द टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी, हस्बैंड ने सूट किया था फॉर द सूट फाइल किया टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए, बट ड्यूरिंग द पेंडेंसी और लेटर ऑन व्हेन द हस्बैंड फाइल एन अपील, जब हस्बैंड ने इस मामले की अपील करी आई मीन अपीलेट कोर्ट में, तो उस दौरान हस्बैंड का एब्डक्शन हो जाता है, हस्बैंड का एब्डक्शन हो जाता है। देखो गाइस मैंने इसमें सेंटेंस नहीं बनाया, अगर मैं सेंटेंस बनाता तो बहुत ज्यादा टाइप करना पड़ता है, यू कैन आप अपना पूरा इसको स्ट्रक्चर सेंटेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। उस दौरान हस्बैंड का एब्डक्शन हो जाता है, हस्बैंड का एब्डक्शन हो जाता है तो ऐसा तो है नहीं, जब अपील हो गई है मामले में तो एब्डक्शन अगर हो भी गया उस हस्बैंड का, वो बात अलग है, वो क्रिमिनल मैटर अलग चलेगा, किसने एफआईआर लॉज होगी, वो सारी चीजें अलग है।
बट क्या मैटर आगे प्रोसीड हो या ना हो। तो उस सिचुएशन में जो उसके एलआर थे, यानी उसकी वाइफ जो थी और उसका बेटा जो था, दे वर प्लेस ऑन द रिकॉर्ड एंड दे वर नोन एज इंटरमेडलर्स, उनको इंटरमेडलर्स कहा। ठीक है, देखो अभी अबडक्शन, हस्बैंड की डेथ थोड़ी ना हुई है, हस्बैंड की डेथ नहीं हुई है, बट अल्टीमेटली ये प्रेजम्पशन भी होता है कि कोई इंसान काफी लंबे समय तक अगर नहीं मिलता है, राइट, बहुत लंबे समय तक अगर नहीं मिलता है, लंबे समय कितना, 7 ईयर हो गए, अनहर्ड है, देन इट वुड बी प्रेज्यूम टू बी डेड। ठीक है, तो बट इस केस में ऐसा 7 साल वाला इशू नहीं था। हाउएवर द केस हैज टू प्रोसीड फर्दर, केस को तो प्रोसीड करना है, सूट को तो प्रोसीड करना है, अपील को प्रोसीड होना है, तो वाइफ और द सन वाज प्लेस्ड ऑन द रिकॉर्ड एंड दे वर कॉल्ड एज अ इंटरमेडलर। ओके, चंदा देवी वर्सेस श्रीनाथ शर्मा, केस को जरूर लिखना, अपने मेंस में लिख सकते हैं हम, बेस्ट एग्जांपल है इंटरमेडलर्स का। नाउ हु विल नॉट बी एलआर, एलआर कौन नहीं होगा, एलआर कौन नहीं होगा, ट्रेसपासर। ट्रेसपासर जो है प्रॉपर्टी में जो जबरदस्ती बैठ गया जाके, क्या वो एलआर हो सकता है, आंसर इज नो। क्रेडिटर who have received payment of the debts due from the estate of the deceased, जो क्रेडिटर है उसका स्टेटस तो क्रेडिटर है, एलआर थोड़ी ना बन जाएंगे वो। ठीक है, creditor who have received the payment of the debts due from the estate of the deceased, they cannot be called as LR. Now person dealing with the ordinary course of the business with the goods of the deceased, जनरली ऐसा हो सकता है, आप लोग ये बताना, अगर देखो दो पार्टनर है, दो पार्टनर है, पार्टनर ए पार्टनर बी, अगर पार्टनर बी की डेथ हो जाती है या पार्टनर सी भी है, इनमें से एक की अगर डेथ हो गई है, तो क्या ए और सी जो है वो एलआर हो जाएंगे, क्या वो एलआर हो जाएंगे, आंसर इज नो। क्योंकि एलआर अल्टीमेटली कौन होंगे, जो बी के लीगल एयर्स होंगे, राइट, बी के लीगल एयर्स होंगे, इंटरमेडलर्स हो सकते हैं उसके बी के, राइट, या रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में अगर सूट फाइल हुआ है तो जिसके ऊपर प्रॉपर्टी या स्टेट डिवॉल्व होगी वो बी के रिकॉर्ड में आएंगे। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसके साथ हमने गुड्स की डिलीवरी कही है, द पर्सन डीलिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद द गुड्स ऑफ द डिसीज, गुड्स ऑफ द डिसीज। ठीक है, बी मर चुका है, लेकिन डीलिंग किससे होती है, ए और सी के साथ भी हो रही है, तो ए और सी विल नॉट बी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नाउ द पर्सन प्रोवाइडिंग फॉर द फ्यूनरल एक्सपेंसेस, कई बार जो इंसान जब जिसकी डेथ हो जाती है, तो वो इंसान अगर सपोज वो गरीब है, तो किसी इंसान ने जो उसको फ्यूनरल एक्सपेंसेस की सप्लाई की होगी, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ एलआर। कई सारे लोग होते हैं, करते हैं भले के लिए, तो दैट विल नॉट बी कंसीडर एज अ एलआर। और ऐसे ही कोई इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ द फैमिली, बेसिकली अगर कोई इंसान फैमिली के लिए नेसेसिटी सप्लाई करता है, दो दैट पर्सन विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का तो अप्लाई होगा। ठीक है, नेसेसिटी अगर माइनर को भी सप्लाई की जाती है, तो माइनर की प्रॉपर्टी से दैट कैन बी रिकवर्ड, आई मीन द अमाउंट कैन बी रिकवर्ड, बट द माइनर कैन नॉट बी पर्सनली लायबल फॉर द सेम, राइट। तो इमीडिएट नेसेसिटी ऑफ इस फैमिली सप्लाई करने की वजह से, उस कारण की वजह से, उस ग्राउंड की वजह से एलआर नहीं बन जाता है। और ऐसे ही मेल या केयर टेकर ऑफ द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कंसीडर एज अ एलआर, एलआर नहीं होगा। ये चीजें आप याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, और यहाँ से मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, तो इतना काफी रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट जब आप इनको इतना एलोबरेट करेंगे इतनी सारी बातों को, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बता भी चुका था व्हाट इज मींस प्रॉफिट। ठीक है, होता क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल वही वाला है कि ए के पास जो प्रॉपर्टी है दैट वाज इन द रॉन्गफुल पोजीशन में है, रॉन्गफुल पोजीशन में ये प्रॉपर्टी बी के पास होनी चाहिए थी, राइट, क्योंकि बी जो है वो मॉर्टगेजी है। ठीक है, और इसने फोरक्लोज करा लिया है कोर्ट से। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपने अगर लेक्चर मिस किया है लास्ट वाला तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर बी मॉर्टगेजी है और ए मॉर्टगेजर है, तो क्या हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, स्पीड में चलेंगे थोड़ा। ए जो है मॉर्टगेजर है, बी मॉर्टगेजी है, बी ने ऑलरेडी फोरक्लोज करा लिया है प्रॉपर्टी को, देन अल्टीमेटली अगर तब भी प्रॉपर्टी ए के पास पोजीशन में है, और वो पोजीशन होना चाहिए था बी के पास, देन इट वुड बी अमाउंट टू के बी, ए के पास जो प्रॉपर्टी इट इज इन द रॉन्गफुल पोजीशन, ये प्रॉपर्टी बी के पास होनी चाहिए थी, जबकि वो अभी भी ए के पास ही है। तो जिस दौरान, जिस टाइम पीरियड तक वो प्रॉपर्टी ए के पास रही है, दैट वुड बी कंसीडर एज अ रॉन्गफुल पोजीशन,
और रॉन्गफुल पोजीशन में अगर ए के पास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से ए ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना प्रॉफिट कमा सकता था विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ठीक है, तो थोड़ी सी मेहनत करता तो प्रॉफिट आराम से कमा लेता। और ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए? बी को मिलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं मीन्स प्रॉफिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मीन्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? इफ एनी इंप्रूवमेंट मेड बाय ए, मॉर्गेजर ने अगर कोई इंप्रूवमेंट की है तो वो नहीं मिलेगा बी को। बट क्या इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर इज यस, इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट की बात करें तो आप 24% मांग ले, 20% मांग ले, वट एवर द पर्सन यू कैन कोट इन द रिलीफ, हाउएवर द कोर्ट इज गोइंग टू डिसाइड इट। अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा है तो उस हिसाब से डिसाइड होगा। एग्रीमेंट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिखा है तो कोर्ट उसको रिड्यूस भी कर सकती है, क्योंकि कोई भी अनकंसाइनेबल बार्गेन की बात ना करे, राइट। ठीक है, किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता। ये सारी बातें हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं। जब अपने मीन्स की आंसर लिखेंगे तो ये छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वर्ड आपके आंसर को ब्यूटीफाई करती हैं। ठीक है, किसी ने 100% इंटरेस्ट मांग लिया तो 100% इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अनकंसाइनेबल बार्गेन नहीं होना चाहिए, राइट। एक केस भी हमने किया था उस पे। आई होप यू गाइस ऑल कैन रिमेंबर इट। तो लेट्स टॉक अबाउट द मीन्स प्रॉफिट नाउ। तो मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? देखो, अब इस कंडीशन को इस पे लगाना, आपको ये डेफिनेशन ऐसे याद हो जाएगी, इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ जी यामिनी। रानी बे, रानी तो केस है, लेकिन रानी बे है या क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ उसको। ठीक है, रानी का तो नाम है, वो एक लेडी के नाम से, ये आर से स्टार्ट होता है। रानी बे, रानी बे क्या है वो थोड़ा कंफ्यूजन है। ओके, नाउ मीन्स प्रॉफिट क्या होता है? मीन्स प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी। इसको मैसने मत बोलना, ठीक है। इसको MESNE लिखा है, लेकिन मैसने नहीं बोलना, इसको मीन प्रॉफिट बोलना है। मीन प्रॉफिट, those profit which the person in wrongful possession, of such property actually received। क्या लिखा है? actually received। ए ने जो प्रॉफिट कमाया है, लेकिन ए ऑलरेडी किसमें है? wrongful possession में। actually received or might with ordinary diligence, और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। ये ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखा है, ऑर्डिनरी डिलीजेंस से वो कमा सकता था, इतना प्रॉफिट कर सकता था। हैव रिसीव्ड किसके लिए आया है? एक्चुअली रिसीव्ड या माइट विद द ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड, देयर फ्रॉम टुगेदर विद द इंटरेस्ट। क्या मिलेगा? प्लस इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट्स, बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा? shall not include, what is not going to be include? Profit due to improvement। उसने कोई improvements किए हैं। किसने improvement किए हैं? ए ने। मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में बताया था, ए ने क्या करा, उसमें उसी प्रॉपर्टी में जो मॉर्गेज रखी हुई थी, मॉर्गेज प्रॉपर्टी अभी भी ए के पास ही थी, उसने उसमें ट्यूबवेल बना दिया या एक कैनाल बना दी। कैनाल से एग्रीकल्चर में क्या जाता है, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें पानी से सिंचाई होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहां पे फार्मिंग होती है। ठीक है, फार्मिंग होती है, तो जो उसने कैनाल बनाया होगा उसका पैसा नहीं मिलेगा किसको? बी को, बिकॉज दैट वाज इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट हुआ इंप्रूवमेंट की वजह से। प्रॉफिट ड्यू टू द इंप्रूवमेंट मेड बाय द पर्सन इन अ रॉन्गफुल पोजीशन, दैट द बी हियर मींस मॉर्गेज इज नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको ब्रेक कर लेना अब एक बार, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। Now therefore means profit are those profit to which a person is entitled। ठीक है, रानी अन्नपूर्णी, ठीक है, रानी अन्नपूर्णी, ठीक है, that was a confusion in my mind। ठीक है, यामिनी वो रानी बे नहीं था, रानी अन्नपूर्णी, ठीक है। ओके, नाउ जिसमें 100% उसने मांगा गया, कोर्ट ने उसको रिड्यूस करा 24% इंटरेस्ट। Now means profit can be claimed only, the means profit are those profit to which a person is entitled। ठीक है, with the person is entitled but from which he has kept out by the defendant। देखो कॉन्सेप्ट को समझिए, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ही लिखे, मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, डायरेक्ट तो हम लिखेंगे ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस है जो अपने आंसर में लिखेंगे। मीन्स प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट टू विच अ पर्सन इज एंटाइटल्ड, एक इंसान एंटाइटल है उसके लिए, बट फ्रॉम विच ही हैज बीन केप्ट आउट। किस लिए उसको प्रॉफिट दिया जा रहा है? बिकॉज ही हैज बीन, ही किसके लिए यूज हुआ यहाँ पे? मॉर्गेजी के लिए। हैज बीन केप्ट आउट by the defendant। डिफेंडेंट कौन? मॉर्गेजी।
सॉरी मॉर्गेजर ने उसको प्रॉपर्टी नहीं दी, वो प्रॉफिट उसको मिलना चाहिए था मॉर्गेजी को, ठीक है। अगर उसके पास प्रॉपर्टी होती मॉर्गेजी के पास तो उसे बेनिफिट होता। नाउ मीन्स प्रॉफिट कैन बी क्लेम ओनली रिगार्डिंग इमॉल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट। अब एक बार बताइए, मॉल प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, मॉल प्रॉपर्टी पे ही अप्लाई होगा। Now, means profit of the property also include those profit with the person in wrongful possession of such property actually received, ये तो बेरठ की लैंग्वेज ही हो गई, or might with the ordinary diligence have received therefrom together with the interest on such profit, that is a बेरठ language। कुछ केसेस और यहाँ लिखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है गाइस, शंभू दयाल खेतान वर्सेस मोतीलाल मुरक्का। ये केस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, जितने आप मैक्सिमम केसेस कर लोगे सीपीसी में आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा, क्योंकि केस लॉ के आधार पर आपसे इलस्ट्रेशन बेस हरियाणा में, राजस्थान में तो वैसा भी केस लॉस बेस नहीं आते क्वेश्चन, हावेवर हरियाणा में पूछे जाने लगे हैं, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा अभी जो आप मीन्स देने जा रहे हैं। नाउ शंभू दयाल खेतान वर्सेस मोतीलाल मुरक्का ये 1980 में दैट द पोजीशन ऑफ द को-एक्यूज्ड। अब एक बेसिकली सपोज कीजिए एक कोई घर है, दो भाई हैं ए एंड बी, इस घर में दोनों का हक है, दो ब्रदर हैं तो दोनों का लीगल राइट तो बनता है ना प्रॉपर्टी में। तो जो को शेयरर है, क्या को शेयरर आपस में मीन्स प्रॉफिट मांग सकते हैं एक दूसरे से? यही इस बात में शंभू दयाल के केस में कहा गया। आंख बंद करिए, एक बार याद करिए केस को, शंभू दयाल के केस में क्या कंट्रोवर्सी है, ये याद रखना है आपको। That the possession of the co-sharer can never be wrongful within the meaning of section 212। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना wrongful possession, तो ये co-sharer कभी भी wrongful possession में नहीं हो सकते क्योंकि इनका equal share है। As he has a right and interest in the each and every inch of undivided property। दोनों भाई ये शेयर मांग रहे हैं, को शेयरर है, एक भाई पोजीशन में है, तो क्या वो wrongful possession में कहलाएगा? The answer is no। Therefore, one co-sharer cannot claim means profit against the other on the ground that the latter was in a wrongful possession। अरे वो तो उसकी भी प्रॉपर्टी है, वो उस मकान में रह रहा है, तो how he can claim other party, how he can claim that the person in the another brother is in the wrongful possession, जबकि प्रॉपर्टी जॉइंट है, अनडिवाइडेड है, तो he cannot claim for the means profit in the case of co-sharer। ओके गाइस, देखो कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है केसों से, तो केस ये आप जरूर ध्यान रखना। Now, what is the object behind the awarding the profit? Why we are giving a profit? Means profit हम क्यों दे रहे हैं? रीजन सबसे पहला हो गया क्योंकि जो मॉर्गेजी है या कोई भी इंसान, उसको वंचित रखा गया उसकी प्रॉपर्टी से। अगर वो प्रॉपर्टी उसके पास होती तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कर लेता, लेकिन इसका जो कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट है वो हम प्रॉफिट जो मॉर्गेजर है मीन्स ए है मीन्स जो रॉन्गफुल पोजीशन में उसने कितना प्रॉफिट किया उससे हम उसको मेजर, उसका आइडिया लगाते हैं कि कितना पैसा देना है मॉर्गेजी को, राइट? वहां से हम कैलकुलेट करते हैं, नॉट फ्रॉम द पर्पस ऑफ कि भाई ये प्रॉपर्टी अगर मेरे पास होती तो मैं कितना प्रॉफिट कर लेता। अरे आप तो क्या पता करोड़ों की प्रॉपर्टी, करोड़ों रुपए कमा लेते। तो दैट कैन नॉट बी मेजर फ्रॉम द एंगल ऑफ द मॉर्गेजी, बट इट हैज टू बी कंसीडर फ्रॉम द एंगल फ्रॉम द मॉर्गेजर कि उसने अगर रॉन्ग, जो पर्सन रॉन्गफुल पोजीशन में, वहां से वो काउंट होगा। द मेन ऑब्जेक्ट इज टू कंपनसेट, अल्टीमेटली क्या है, उस इंसान को कंपनसेट करना, द पर्सन एंटाइटल्ड टू बी इन पोजीशन, जिसके पास पोजीशन होना चाहिए था, ठीक है। अ पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू एक्चुअल पोजीशन कैन क्लेम मींस प्रॉफिट। अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड, जो एंटाइटल्ड है वही मींस प्रॉफिट को क्लेम कर सकता है। The very foundation for the cause of action, the means for profit, is wrongful possession of the defendant। कि भाई रॉन्गफुल पोजीशन में डिफेंडेंट, ये प्रॉपर्टी अगर मेरे पास होती तो मैं भी कुछ कमाता, लेकिन इसको जो कैलकुलेट किया जाता है जो रॉन्गफुल पोजीशन में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट होगा। Thus, for example, the person of the mortgager after the, यही मैंने आपको बताया था, after the date of foreclosure, foreclosure के बाद भी प्रॉपर्टी का पोजीशन जो है वो मॉर्गेजर के पास है, दैट मींस ही इज इन द रॉन्गफुल पोजीशन, ठीक है। अब ये एक और केस है, सुप्रीम कोर्ट ने ये लूसी कोचुविरिद केस में कहा है, there was a case of 1979, इसमें कहा है व्हाट इज द मेजर मींस प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए।
इट इज नॉट व्हाट द प्लेंटिफ हैज लॉस्ट, प्लेंटिफ को क्या नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ये इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा. देन हाउ इट वुड बी कैलकुलेटेड, इट वुड बी कैलकुलेटेड व्हाट द डिफेंडेंट हैज गेन्ड, यानी उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, उसको कितना फायदा हुआ बाय रॉन्गफुल पोजीशन से, और व्हाट ही माइट रीजनेबली, अगर थोड़ी सी एफर्ट्स लगाता तो उसको इतना प्रॉफिट हो जाता. दैट इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट, और वही प्रॉफिट अब किसको दिया जाएगा, वो प्रॉफिट दिया जाएगा अल्टीमेटली प्लेंटिफ को. प्लेंटिफ हियर मींस एग्जांपल अगर हम मॉर्गेजी का लेके चले तो मॉर्गेजी को. दस इसका एक और एग्जांपल यहाँ पे बनता है, अभी तो हम मॉर्गेज है मॉर्गेजी को लेके चल रहे हैं, टीनेंट भी हो सकता है. टीनेंट क्योंकि जब टेनेंसी है, आफ्टर द टेनेंसी, after the termination of the tenancy, the tenant would be considered as in the wrongful possession. So where the tenant fails to deliver the possession of the premises to the landlord on the expiry of the lease, lease खत्म हो गई, his liability is that of the trespasser, वो trespasser कहलाएगा. And if the property is not controlled by the rent control, देखो अगर property rent control, rent act से control नहीं हो रही है, then only wrongful possession apply होगा, ठीक है. The landlord is entitled to the means profit, तो landlord को means profit ले सकता है यहाँ पर, right? तो वो उसका जो status होगा after the termination of the tenancy, that person will be considered as a trespasser because that person now after the termination of the tenancy is in the wrongful possession, ठीक है, wrongful possession में है क्योंकि प्रॉपर्टी उसके कब्जे में है, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी लैंडलॉर्ड के पास, टेनेंट उससे फायदा उठा रहा है उस प्रॉपर्टी का, क्या पता वो प्रॉपर्टी से बिजनेस करता है, भाई जरूरी नहीं हो उस पोजीशन में उससे बिजनेस करता है तो प्रॉफिट मिलना चाहिए था. अल्टीमेटली प्रॉफिट जो होगा वो लैंडलॉर्ड को दिया जाएगा जितना उसने प्रॉफिट कमाया होगा. नाउ देयर वाज अनदर केस फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास. ये सारे केसेस जो हैं मींस प्रॉफिट के आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है. फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास 1963 का केस है. इसमें भी टेस्ट की बात की गई है. व्हाट इज द टेस्ट ऑफ फाइंडिंग आउट कि मींस प्रॉफिट कैसे देंगे. The profit actually received or with the due diligence could be received by the defendant. Defendant क्या फायदा उसको प्रॉफिट मिला है या उसने क्या प्रॉफिट किया है, ठीक है, बट नॉट बाय द गेन बाय द डिफेंडेंट. डिफेंडेंट कितना कमाता ये नहीं होगा टेस्ट, ठीक है. टेस्ट क्या होगा, जितना सॉरी नॉट बाय द, यहाँ पे गेन प्रॉफिट बाय द डिफेंडेंट कैलकुलेशन जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से होगी and not by the plaintiff. कि plaintiff क्या करता, plaintiff ये कह रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी अगर मेरे पास 1 साल तक होती तो मैं यहाँ पे शोरूम खोलता, कपड़े का शोरूम खोलता और मेरे को करोड़ों का फायदा होता, तो करोड़ों मिलेगा क्या मींस प्रॉफिट. द आंसर इज नो, ठीक है. plaintiff ये कहने से नहीं मिलेगा, ये कि डिफेंडेंट ने कितना गेन किया है कर सकता था उसके हिसाब से मिलेगा. फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास 1963, ये केस आप गाइस जरूर याद रखिएगा. तो ये हमारा मींस प्रॉफिट है. मींस प्रॉफिट पे बड़ा क्वेश्चन आ सकता है. अब आगे चलते हैं, कुछ और डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है. ये जो केस है इसकी मैं प्रॉपर साइटेशन लिख देता हूं एक बार. दैट इज अ केस लूसी वर्सेस मरियप्पा. मरियप्पा ये आपको बुक में भी मिल जाएगा, मरियप्पा गाउंडर, ठीक है. इट वाज इन द ईयर ऑफ साइटेशन, ये पूरी सेम है, ठीक है. दैट इज द सेम साइटेशन. लूसी सॉरी लक्की लूसी होगा ना, ठीक है. हाँ लूसी वर्सेस मरियप्पा गाउंडर, दैट वाज अ केस ऑफ 1979. तो जस्ट आपको 3 केस मैंने लिखवाए हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए, राइट, मींस प्रॉफिट से रिलेटेड. नाउ व्हाट इज मूवेबल प्रॉपर्टी. बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दे रखी है यहाँ पर, कुछ है नहीं इस डेफिनेशन में, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ लिखा है सिर्फ ग्रॉन क्रॉप. अगर आप टीपीए पढ़ेंगे तो टीपीए में जो मूविंग मूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन वाइडर है, ठीक है. और अगर हमें जनरल क्लॉज देखना है तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमें जनरल क्लॉज भी देखना होता है 2 का 26, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो सेक्शन 2 का 26 मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट. तो वहां से जो टीपीए की डेफिनेशन है वो वाइडर है, बट यहाँ पर सिर्फ बात की है मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, ग्रोइंग क्रॉप है. ग्रोइंग क्रॉप यानी फसल, ठीक है. फसल का जो पर्पस है दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दी फसल जो ग्रो हो रही है, दैट इज वो कटने के लिए बनी है,
ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ इमूवेबल, दैट्स व्हाई इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी, हाउएवर इट्स एम्बेडेड इन द अर्थ, चाहे वो जमीन में ही तो अपना वो नेचुरल जो सॉइल है, आई मीन सारे जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स है क्रॉप, वो जमीन से ही प्राप्त करती है, जमीन के अंदर ही गड़ी होती है, बट इवन दो दैट विल बी कंसिडर एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप लोगों को टीपीए आता ही है तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे, सेक्शन याद रख लीजिएगा, ठीक है। नाउ प्रिस्क्राइब मीन प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स, इसमें कुछ है ही नहीं, जो हमारे ऑर्डर्स एंड रूल्स हैं उसके अंदर उसके हिसाब से जो दे रखी चीजें। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। पब्लिक ऑफिसर कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, पब्लिक सर्वेंट हमारे पास सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में दे रखा है, ठीक है। वहां पर एक बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, एग्जॉस्टिव तो नहीं कहेंगे, और भी चीज कवर हो सकती है, हमें बहुत वाइड डेफिनेशन दे रखी है। यहाँ पब्लिक ऑफिसर की भी डेफिनेशन बहुत वाइड है, इसमें 8 ऐसे ग्राउंड्स चीजें बताई गई जो पब्लिक ऑफिसर होंगे, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको पढ़ेंगे, हम लोग अभी पढ़ेंगे वही काफी रहेगा। पब्लिक ऑफिसर मीन्स ए पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, नेमली हर एक जज पब्लिक ऑफिसर होगा, ठीक है। एवरी मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विस का जिक्र कहां पर है, तो हमारे पास आर्टिकल 312 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, उसके जितने भी मेंबर होंगे वो वहां के सिर्फ मेंबर की बात करिए, ठीक है, मेंबर, वहां ऑफिसर नहीं, वहां के मेंबर भी ऑफिसर ही होंगे, ऑल इंडिया सर्विस। एवरी कमीशन और गैजेट ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स, तो हमारे जो 3 अभिन्न अंग है मिलिट्री, नेवल एंड एयरफोर्स, उनके जितने भी कमीशन और गैजेटेड ऑफिसर है, और ये यूनियन के ही होते हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि केजरीवाल की कोई अलग से मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, ठीक है, जब वो गवर्नमेंट की ड्यूटी कर रहे हैं। D, every officer of the court of justice, every officer of the court of justice whose duty it is as such officer to investigate, ठीक है, और रिपोर्ट करना on any matter of the law or fact, or to make, authenticate or keep any document, document को रखना भी, or to take charge or dispose of any property। तो क्या एलसी जो होता है, local commissioner which is appointed by the court for the inspection or for the investigation, can it be considered as a public officer? हाँ जी, आंसर भी अपना बताइए मुझे जल्दी से, ठीक है। एवरी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट जज तो होते ही, जज के लिए तो ऊपर हमने ए में कवर ही किया है, उसके अलावा जो भी ऑफिसर ऑफ कोर्ट्स होंगे। अच्छा, हम वकीलों को क्या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं? वैसे हम उनको ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ही कहते हैं, एडवोकेट्स को, ठीक है। whose duty is to as such officers to investigate, report on in matter of the law and fact, or make authenticate to or keep any document, or to take any charge or dispose of any property। डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे अगर कोई कोर्ट के जो प्रॉपर एग्जीक्यूट जो करवाते हैं वो भी इसमें कवर होंगे। डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, जैसे ऑक्शन अगर करा रहे हैं, सेल के जरिए से सेल करवानी है प्रॉपर्टी, उसमें ऑक्शन हो रही है, डिस्पोज ऑफ की जा रही है प्रॉपर्टी को। और एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने कोर्ट की टीम जाती है। और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, यानी नोटरी हो गया, कमीशन, लोग क्या नाम है इसका, क्या बोलते हैं इसको, एक तो जो भी हमारे ओथ शपथ दिलवाते हैं। और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट, और एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी ऑफ सच ड्यूटी, तो कोर्ट ने जिसको ऑथराइज किया है, राइट। सीपीसी में हम कई सारी ऐसी अथॉरिटीज पढ़ेंगे जिसको कोर्ट ऑथराइज करती है, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए भी, या कोर्ट के किसी ऑर्डर पे कोई जो काम किया जा रहा है वो ऑफिसर होगा। ओथ कमिश्नर, ठीक है, वर्ड में भूल गया था, ओथ कमिश्नर, ठीक है, यहाँ पर ओथ कमिश्नर भी होते हैं। Now, every person who holds any office by virtue of which is empowered to place and keep any person in confinement, तो पब्लिक ऑफिसर वो भी होगा जो लोगों को कन्फाइन करके रखता है, यानी जेलर पब्लिक ऑफिसर होगा। Now, every person who hold any office by the virtue of which is empowered to place or keep any person in confinement, तो जैसे अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे भी जो लोग कन्फाइन करके रखते हैं, ठीक है, वहां पे वर्ड वैसे कन्फाइन जैसे वर्ड यूज नहीं किया गया, वहां एप्रीहेंड किया होगा वर्ड,
ठीक है, अप्रीहेंशन, तो दे विल आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ द पब्लिक ऑफिसर. नाउ एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंस. पब्लिक ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी है कि क्राइम को होने से रोकना. प्रिवेंटिव मेजर्स भी लेती है पुलिस. ठीक है, तो पुलिस तो आएगी इसमें, ऑफिसर आएंगे उसके टू गिव इंफॉर्मेशन. अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुखबिर होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो भी इसमें आएंगे. एंड टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, और न्याय तक लेके जाना ऑफेंडर्स को. एंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस. ठीक है, जिनका ये काम है कि पब्लिक हेल्थ सेफ्टी और कन्वीनियंस प्रोवाइड कराना, दे विल आल्सो कम. तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट, जैसे को फूड इंस्पेक्टर है वो भी पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा. ठीक है, और जो हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जिनका काम है टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ. ठीक है, नाउ जी कहता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव और कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट और टू मेक एनी सर्वे. अब यहाँ पर हम बात करेंगे तो रिवेन्यू अथॉरिटीज आती हैं कई सारी. रिवेन्यू अथॉरिटीज आती हैं, वो सारी अथॉरिटीज आएंगी. अब वो रिवेन्यू अथॉरिटी बहुत सारी हैं, जैसे बोर्ड ऑफ रिवेन्यू हो गया. ठीक है, बोर्ड ऑफ रिवेन्यू, कमिश्नर्स हो गए हैं, कमिश्नर के बाद एडिशनल कमिश्नर, और इसमें क्या क्या सकता है, कलेक्टर आएगा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसीलदार नायब, ये सारे आएंगे. और उनका काम जैसे सर्वे करना. रिवेन्यू, और एक लेखपाल भी होता है, आपको पता होगा, रिवेन्यू सर्कल इंस्पेक्टर, ये सारे इसमें आएंगे जिनका काम सर्वे करना, असेसमेंट करना. ठीक है, behalf of the government or to execute any revenue process or investigate or report on a matter affecting the pecuniary interest of the government, or to make any authenticate or to keep any document relating to the pecuniary interest of the government and to prevent the infraction of the law for the protection of pecuniary interest of the government. तो कई बार डॉक्यूमेंट है जो सरकार के किसी डिपार्टमेंट में रखे हैं, तो जहाँ पे इसमें एसडीएम भी आ सकते हैं और ये जो सब रजिस्ट्रार है वो सब कवर होंगे. Now every office in the service of the pay of the government. अब ये एक बहुत एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, बहुत वाइड डेफिनेशन है ये. एवरी ऑफिसर, एक वो ऑफिसर आएगा जो ऑफिसर होगा सर्विस और पे ऑफ गवर्नमेंट में, एंड रेम्यूनरेटेड बाय द फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी. तो जरूरी नहीं है वो पे रोल पे ही हो सरकारी. एट द सेम टाइम रेम्यूनरेटेड बाय द फी, जिसको फीस पे की जा रही है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए. ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड पब्लिक ऑफिसर. या कमीशन, जिसको कमीशन दी जा रही है पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, उस टाइम पे वो पब्लिक ऑफिसर कहलाएगा. ये फिर आपको डेफिनेशन एक बार और पढ़नी पड़ेगी, गो थ्रू इट वंस. यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के. मेंस का क्वेश्चन तो हार्डली ही बनेगा, लेकिन हाँ प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं. अब रूल्स की बात करें, रूल्स की बात करेंगे तो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में या 122 125 यानी हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की, तो दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, इतना ही बहुत रहेगा. हाँ, शेयर की डेफिनेशन, शेयर इन कॉर्पोरेशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है. शेयर के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, स्टॉक, चार बातें होंगी, स्टॉक, डिबेंचर स्टॉक, डिबेंचर एंड द बॉन्ड्स. ये क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है. साइंड, साइन सेव इन द केस ऑफ द जजमेंट को छोड़कर और डिक्री को छोड़कर, इंक्लूड स्टैम्प. ये क्वेश्चन आपका शायद राजस्थान में आया था. ठीक है, सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिक्री इंक्लूडिंग स्टैम्प. ठीक है, शायद राजस्थान में क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था. चलिए गाइस, तो ये हमारे डेफिनेशन हो गई. गो थ्रू इट वंस अगेन, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू के क्वेश्चन बनते हैं और कुछ 5-6 ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें मेन से क्वेश्चन बनेंगे. मेन से क्वेश्चन किस किस पे बन सकते हैं, डिक्री क्या होती है, राइट, जजमेंट क्या है, ऑर्डर क्या है, मीन्स प्रॉफिट क्या है, एलआर क्या होता है. ठीक है, और अगर बन गया तो एक पब्लिक ऑफिसर पे, तो ये मेन से क्वेश्चन है यहाँ से. और डिक्री पे तो हमेशा आता ही आता है, मीन्स प्रॉफिट 212 पे आता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते बनते, राइट, इनको मत भूलना आप. ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है ऐसा मेंस का, फॉरेन कोर्ट और फॉरेन जजमेंट, लेकिन उसको हमें पढ़ना होगा रेडविल सेक्शन 13 एंड 14 के साथ पढ़ना होगा, तो एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है. और वुड यू बिलीव दैट ये क्वेश्चन मुझसे भी इंटरव्यू तक में पूछा गया था एक, कि फॉरेन जजमेंट क्या होती है, कहाँ पर उसके प्रोविजन दे रखे हैं. तो दैट इज द रीजन आई एम जस्ट एम्फसाइजिंग इट. आगे चलते हैं. नाउ व्हाट इज द सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट. अब यहाँ के जो रिमेनिंग हम सेक्शंस हैं
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है. थर्ड सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, हाउएवर 4 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, 5 इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए. मैं भी आपको बताऊंगा ये क्या है. 6 इज इम्पॉर्टेंट एंड 7 और 8 सिर्फ नॉलेज होनी चाहिए क्या बात करता है ये. तो ये हम कर लेते हैं क्विकली. सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देखो बेसिकली क्या है, अगर हम बात करें हायरार्की क्या है आप लोग जानते ही हैं. सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे लोअर कोर्ट्स हैं, राइट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो इन पे सुपरवाइज करेगा और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे सुपरवाइज करेगा, राइट. इतनी सी बात यहाँ लिखी है. For the purpose of this court, the district court is subordinate to the high court. तो district court जो होगी वो high court के subordination में होगी. And every civil court of the grade inferior to the district court, और जितनी भी court है district court के नीचे जितनी भी courts हैं, senior civil judge, ADJ, ठीक है. एडीजे वैसे बराबर में ही होते हैं, ठीक है, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज के बराबर ही होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज. लेकिन उनमें से एडीजे में से एक को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डीजे बना दिया था, डिस्ट्रिक्ट जज. तो जितनी भी एवरी सिविल कोर्ट ऑफ द ग्रेड इंफीरियर टू दैट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड एवरी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, स्मॉल कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो ये जितनी भी नीचे की लोअर जुडिशरी है वो होगी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेशन में. आपको पता है कि जो हाई कोर्ट से भी कई बार अनएक्सपेक्टेड इंस्पेक्शन हो जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. आपको पता भी नहीं होगा ये हाई कोर्ट से इंस्पेक्शन हो रही है, राइट, कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं. लोअर कोर्ट ढंग से काम भी करनी है तो सुपरविजन तो हाई कोर्ट रखती है. अच्छा, हाई कोर्ट क्या मुझे बता सकते हैं कौन से आर्टिकल में सुपरविजन रखती है? इज देयर एनी आर्टिकल द हाई कोर्ट इज कीपिंग द सुपरविजन ऑफ द सबऑर्डिनेट जुडिशरी? यस सर, 227. हाँ जी, बहुत बढ़िया, 227, राइट. वहां पे वो सुपरवाइज करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को. बट अगर हम बात करें सेक्शन 3 में इतना ही है. कुछ भी इससे क्वेश्चन बन, एक एमसीक्यू बन सकता है, एक या दो, ठीक है. तो ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पे तो सुपरवाइज यानी सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो होंगी होंगी. एट द सेम टाइम जो उसके नीचे जुडिशरी है उन पे भी वो हाई कोर्ट मीन जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे हाई कोर्ट के कंट्रोल में रहेंगे, सबऑर्डिनेशन में रहेंगे. नाउ व्हाट इज सेविंग? सेविंग होता क्या है? हर जगह हम सेविंग पढ़ते ही पढ़ते हैं. सेविंग होता है कुछ चीज को साइड में रखा गया है, ठीक है. कुछ चीज जो ऐसा है, देखो सीपीसी 1908 में आया है तो उससे पहले भी तो कई कानून होंगे, कोई लोकल लॉ है, कोई जो एनफोर्स में चल रहा है, तो सीपीसी उन बातों को नहीं टच करेगा, ना ही छेड़ेगा. कुछ ऐसे कानून हो सकते हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर लैंड से संबंधित है, जिसमें रिकवरी ऑफ रेंट, एग्रीकल्चर इनकम कैसे रिकवर होगी, उसका प्रोसीजर अगर वो कोई कानून है उसमें बताया गया है तो सीपीसी इज नॉट गोइंग टू टच दैट पार्ट, दैट इज कॉल्ड सेविंग. एक बार बेयर एक्ट की रीडिंग कर लेते हैं. इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई और कानून है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कॉन्ट्ररी, नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, यानी ये जो कोड है सीपीसी लिमिट कंट्रोल नहीं करेगा, ना ही लिमिट करेगा, और अदरवाइज अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ. भाई सीपीसी के आने से पहले या सीपीसी के आने के बाद कोई स्पेशल लॉ या लोकल लॉ रहे होंगे. अब आपको पता है जब जैसे हम कभी भी अलग अलग स्टेट के पेपर देते हैं तो पंजाब जाएंगे तो पंजाब कोर्ट्स एक्ट पढ़ना पड़ेगा हमने, राइट. या पंजाब का कोई और कानून, जैसे राजस्थान जा रहे हैं तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ना पड़ेगा, तो वहां का लोकल लॉ है. तो लोकल लॉ में जो प्रोसीजर है तो वही फॉलो होगा ना, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं सेविंग. स्पेशल और लोकल लॉ नाउ इन द फोर्स और एनी स्पेशल ज्यूरिडिक्शन, या कोई उस कोर्ट का उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर स्पेशल ज्यूरिडिक्शन है और पावर कन्फर्ड और एनी स्पेशल फॉर्म ऑफ द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय और अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, तो उसको प्रभावित नहीं करेगा सीपीसी, वो वैसे ही चलता रहेगा. नाउ इन द पर्टिकुलर, अब ये पर्टिकुलर वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि ये रिकवरी ऑफ रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहा है. In particular and without prejudice to the generality of the foregoing proposition contained in subsection 1 में जो भी लिखा है, nothing in this code shall be deemed to limit or affect, ना ही वो limit करेगा ना ही affect करेगा any remedy. अगर कोई remedy available है, remedy क्या होती है? कोर्ट में जाना का अधिकार. remedy होती है कोर्ट में जाने का अधिकार, which the landlord, landholder or landlord may have
अंडर एनी लॉ, कोई कानून है, स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ है, लैंडलॉर्ड को या लैंड होल्डर को कोर्ट में जाने की रेमेडी दे रहा है फॉर द टाइमिंग इन द फोर्स फॉर द रिकवरी ऑफ रेंट, कि आप इस तरीके से रेंट की रिकवरी कर सकते हैं ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ सच लैंड। तो सीपीसी जबरदस्ती फालतू चीजों में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। सेविंग समझ में आ गई ये बात है, छोटी सी है, हार्डली कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन बना दिया घुमा फिरा के तो बन जाएगा, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए आपको। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रिवेन्यू कोड। अच्छा आप मुझे बताइए क्या सीपीसी रिवेन्यू कोड्स पे अप्लाई होगा? आप लोगों ने कभी तो पढ़ा होगा ये सेक्शन 5। पंच इन योर आंसर, जल्दी से अपने आंसर बताइए, क्या रिवेन्यू कोड पे सीपीसी अप्लाई होगा? हाँ जी, सीमा नो, या हमने एक्सप्रेसली बात, ओके। देखिए यहाँ लिखा है एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू द रिवेन्यू, अप्लाई हो रहा है, ये कह रहा है हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। अप्लाई होगा कब होगा? जब वहां की कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में निकाल दे तो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे निकाल दे तो, अदरवाइज रिवेन्यू कोड पे सीपीसी का जो प्रोसीजर है वो अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिवेन्यू कोर्ट जो है वो एक अलग ज्यूरिसडिक्शन की कोर्ट है। रिवेन्यू कोर्ट एक अलग कोर्ट होती है, दैट इज इवन दे विल नॉट बी कंसिडर एज ऑफ अ सिविल नेचर। रिवेन्यू कोर्ट को हम सिविल नेचर भी नहीं मांगते हैं, इवन दे विल नॉट बी कंसिडर एज अ सिविल नेचर, बिकॉज रिवेन्यू कोर्ट एक अलग कोर्ट है, उसका काम प्रोसीजर अलग है। लेकिन अगर सीपीसी का जहाँ पे रिवेन्यू कोर्ट साइलेंस है, कोई कानून है जिसमें रिवेन्यू कोर्ट का जिक्र है, उसके प्रोसीजर की बात की गई है, लेकिन इफ इट इज साइलेंट अबाउट द प्रोसीजर, ना क्वेश्चन क्या सीपीसी अप्लाई कर दे? द आंसर इज नो। सीपीसी विल ओनली अप्लाई व्हेन देयर वुड बी अ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली गैजेट में डिक्लेयर करेगी कि कोई जो सीपीसी का प्रोविजन अप्लाई होगा या नहीं अप्लाई होगा, या होगा तो मॉडिफिकेशन के साथ अप्लाई होगा। ओके, अब रिवेन्यू कोड होती क्या पहले ये समझ लेते हैं। रिवेन्यू कोड इन सबसेक्शन 1 पहले ये पढ़ेंगे 2 फिर ये पढ़ेंगे, राइट। Subsection 1, revenue codes mean the court having the jurisdiction under any local law. Revenue code means a court ऐसी court जिसके पास jurisdiction है under any local law to entertain the suit or other proceedings relating to the rent, revenue or the profit of the land used for the agriculture purpose. अभी पीछे आप देखिए यहाँ पे भी हमने क्या कर रखा था, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सेविंग क्लॉज था ना, तो इसको भी आप ऐसे मान लीजिए भाई रिवेन्यू कोर्ट्स के जो मामले हैं वो रिवेन्यू, रेंट की रिकवरी, रिवेन्यू और प्रॉफिट्स ऑफ द लैंड अराइजिंग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस, दैट वो रिवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। कोई भी सूट है, कोई भी प्रोसीडिंग है, ठीक है, ये मामले कहाँ जाएंगे? रिवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। बट डज नॉट इंक्लूड अ सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट इंक्लूड नहीं होती है। देखो दिखने में तो ये लग रहा होगा रिवेन्यू मामला है तो दीवानी मामला है, दीवानी, बट वो दीवानी इसलिए नहीं है क्योंकि उसके लिए स्पेशल कोर्ट है। बट डज नॉट इंक्लूड द सिविल कोर्ट having original jurisdiction of the just court to try the suit or the proceeding as being suit or the proceeding of a civil nature। तो सिविल नेचर को इतना एक्सटेंड ना कर दे, इतना एक्सटेंड नहीं किया जाएगा कि उसमें रेंट, रिवेन्यू और प्रॉफिट ऑफ लैंड अराइजिंग, द क्वेश्चन अराइजिंग या डिस्प्यूट अराइजिंग ऑफ द एग्रीकल्चर पर्पस से अगर कोई मामला उठ के आ रहा है तो वो रेवेन्यू कोर्ट में जाएगा, ना कि वो सिविल कोर्ट में जाएगा, ठीक है। यानी सिविल नेचर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 9 में, ठीक है। उसमें लिखा है ना, द कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। एम आई राइट? यही लैंग्वेज है ना पेरेंट्स की। तो वहां हम पढ़ेंगे सिविल नेचर होता क्या है। तो रेंट के जो मामले होंगे पर्टिकुलरली फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, वो रिवेन्यू कोर्ट में जाएंगे। रेंट, रिवेन्यू, द प्रॉफिट ऑफ द लैंड, दे विल गो टू द रिवेन्यू कोर्ट। और उस सिविल नेचर को इतना एक्सटेंड ना कर दे कि इसमें रिवेन्यू कोर्ट्स के मामले भी कवर हो जाए। तो सिविल नेचर अलग है, रिवेन्यू कोर्ट्स के मामले जो है फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस दे वो अलग रहेंगे। इज दैट क्लियर? रिवेन्यू कोर्ट क्लियर है यहाँ पे क्या मतलब वो रिवेन्यू कोर्ट का?
अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि भाई रेवेन्यू कोड जो है, क्या रेवेन्यू कोड्स के जो मामले हैं, रेवेन्यू कोड पे सीपीसी अप्लाई होगा? अरे जब ये सिविल नेचर के है ही नहीं तो उस पर सीपीसी क्यों अप्लाई होगा? जब ये सिविल नेचर का है ही नहीं तो सीपीसी क्यों अप्लाई होगा? सीपीसी अप्लाई नहीं होगा इसमें। लेकिन क्या हो सकता है अगर साइलेंट है तो? Now, where any revenue code are governed by the provision of this code, where any revenue code are governed by the provision of this code in those matter of the procedure whereupon which any special enactment applicable to them is a silent word. आप देखो बेरेट के लैंग्वेज है, डिफिकल्ट होगी, आपको इतना ध्यान रखना है। अगर रेवेन्यू कोड का कोई प्रोविजन जो है जहां पे साइलेंट है तो वो उस पर क्या कोड अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा, पहली बात। कब होगा? जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट declare that any portion of those provisions which are not expressly made applicable by this code shall not apply to the those code or shall apply। होंगे या नहीं होंगे कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। टू देम विद सच मॉडिफिकेशन, कुछ बदलाव कर कर जैसा स्टेट गवर्नमेंट को उचित लगे। ये तो कॉमन प्रिंसिपल्स है ना हमारे पास, सीपीसी में तो कॉमन है। क्या पता हर एक स्टेट का अलग तरीके से प्रोसीजर है, और लोकल लॉ रिवेन्यूज को जो कैसे रिकवरी होगी, राइट, उसका प्रोसीजर हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, जैसे यूपी के अंदर अलग है, पंजाब के अंदर अलग होगा, कैसे रिवेन्यू कलेक्ट होगा, दैट इज अ डिफरेंट वे। तो आप अपने बेरेट में यहाँ लिख लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ द कोड टू रेवेन्यू कोड जनरली नॉट, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अप्लाई करेगी जहां पे कोड साइलेंट रहेगा। ठीक है, स्पेशल लॉ अगर साइलेंट है then the court has to state government has to give a notification about the same। और रेवेन्यू कोड के जो मामले होंगे, रेवेन्यू रेंट, रेवेन्यू इन द प्रॉफिट ऑफ लैंड, दे विल नॉट बी कंसीडर एज ऑफ सिविल नेचर के, नहीं माने जाएंगे। Okay, let's proceed further. Now, section 6 क्या कहता है? That is a pecuniary jurisdiction। बहुत ही सिंपल है। देखो गाइस, मुझे नहीं लगता कि सीपीसी टफ है, आप लोगों को शुरू में लगेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे आप इसको एंजॉय करेंगे, क्योंकि जो चीजें क्लियर होने लग जाती है फिर यू स्टार्ट एंजॉयिंग इट। देखो जुरिसडिक्शन 3 तरीके का हो सकता है, बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप लोग ये जानते हैं, इतनी बेसिक चीजें आप लोग जानते हैं, क्योंकि हम जुडिशरी की कोचिंग ले रहे हैं, लॉ एलएलबी की क्लासेस नहीं ले रहे हैं। तो जुरिसडिक्शन 3 तरीके के हो सकते हैं। सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु को लेकर। जुरिसडिक्शन कैन बी फॉर द टेरिटरी को लेकर, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन, एंड इट इज ऑफ अ पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन। तो हम बात करें पेक्यूनरी, सेक्शन 6 डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन यानी इन रिलेशन विद द मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी पैसों से संबंधित लिमिट, पैसों की लिमिट, पेक्यूनरी मामले किस कोर्ट में जाएगा। सेव इन सो फार एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। अगर देखो होता क्या है, अगर हम हरियाणा की बात करें, एग्जाम्पल मैं हरियाणा का ले रहा हूँ, दिल्ली का ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें, एक स्टेट है, एक एनसीटी ऑफ दिल्ली है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। नाउ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कोर्ट्स की, सिविल कोर्ट्स की पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन तय है। हरियाणा में सिविल जज कोई भी कितना भी बड़ा मामला हो, वो मामला नीचे से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो सिविल जज से स्टार्ट होगा। देयर इज नो पेक्यूनरी लिमिट कि आप अगर 1 करोड़ का मामला है तो भी सिविल जज से स्टार्ट होगा, लोएस्ट ग्रेड से नीचे से स्टार्ट होगा, राइट। बट दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में एक लिमिट बना रखी है। अगर आपका मामला 2 करोड़ से ऊपर है, इफ योर पेक्यूनरी वैल्यू of any suit is more than 2 crore rupees, then the matter can be directly be filed in Delhi High Court। Honorable Delhi High Court में आप सूट फाइल करेंगे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डिनरी ओरिजिनल पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन है। ठीक है, पहले ये जो लिमिट थी, आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ये पहले 20 लाख थी, तो बाद में एडवोकेट्स ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एडवोकेट्स ने डिमांड करी कि भाई हमारा जुरिसडिक्शन बढ़ाया जाए, क्योंकि हर मामले में 20 लाख रुपए दिल्ली में कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती है। कोई भी प्रॉपर्टी का मामला 20 लाख में तो एक 5 गज की दुकान भी नहीं आ सकती। ठीक है, 5 गज की दुकान भी नहीं आएगी। तो आप यू कैन अंडरस्टैंड कि भी 20 लाख बहुत एक मीगर वैल्यू है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली है, मुंबई है,
तो वहां पे डिमांड की गई इस पेक्यूनियरी लिमिट को बढ़ाया जाए, 2 करोड़ तक के मामले हम सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनाए जाए। तो एडवोकेट्स की डिमांड थी चेंजेस आए तो 2 करोड़ रुपए तक की पेक्यूनियरी वैल्यू वाले मामले जो होंगे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाएंगे, उससे ऊपर डायरेक्ट आप दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे। लेकिन हरियाणा में सारे मामले लोअर ग्रेड से स्टार्ट होंगे, यानी सिविल जज के पास से स्टार्ट होंगे, उसकी वैल्यू कुछ भी हो। तो save insofar as is otherwise expressly provided, nothing herein contained shall operate to give any court jurisdiction over suits the amount or the value of the subject matter of which exceed the pecuniary limits. अगर किसी कोर्ट की वैल्यू, जैसे अगर हम सिविल जज की बात करें तो सिविल जज के पास 5 लाख रुपए तक का मामला है तो 5 लाख रुपए तक का ही डिसाइड कर सकता है, इससे ऊपर वो डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड करेगा तो वो कहीं ना कहीं वो मैटर नलिटी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन। ओके, तो दैट इज कॉल्ड पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, अमाउंट और द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है गाइस कि पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कौन निर्धारित करता है, कौन डिसाइड करेगा? तो जब भी प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करेगा, प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करेगा, सपोज उसने पार्टीशन का सूट फाइल करना है या कोई भी उसने सूट फाइल करना है, तो पहले उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, वैल्यूएशन ऑफ द सूट करना पड़ेगा, और वैल्यूएशन ऑफ द सूट की वजह से उसको फीस पे करनी होती है, राइट? तो अगर आप देखो गाइस, देखो सीपीसी अगर आप पढ़ते हैं, फिर लिमिटेशन भी आप पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ आपको 3-4 लॉ इसके जो साथ में पढ़ने पता होनी चाहिए, उनकी नॉलेज। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपको पता होना चाहिए, कोर्ट फीस एक्ट पता होना चाहिए, ये 2 तो आपको कानून पता ही होना चाहिए, तो आप सीपीसी में अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सिविल एडवोकेट है तो आपको किस तरीके से कोर्ट की फीस पे करनी होगी, वैल्यूएशन कैसे निकालनी है, ड्राफ्टिंग के टाइम में आप जब सूट फाइल करेंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन, एड वॉलरम फीस होगी या किस तरीके से फीस है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? तो प्लेंटिफ अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन निकालता, उस हिसाब से कोर्ट की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है, राइट? तो सेक्शन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर 7, अब ये 2 सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7 और 8। सेक्शन नंबर 7 में वर्ड यूज हुआ है प्रोविंशियल, प्रोविंशियल। सेक्शन नंबर 8 में वर्ड यूज हुआ है प्रेसिडेंसी। आप लोग इनको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा इनको कम से कम आप एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ ही लीजिए। एमसीक्यू के मेंस का क्वेश्चन नहीं आता है, हाँ, लेकिन प्रॉब्ली कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो इन पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है, राइट? मेरे को लगता है शायद यूपी ने एक बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पूछा गया, व्हाट इज प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट। तो बहुत डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, बट इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, इतना आप आंसर इसका लिख लेंगे। देखिए प्रोविंशियल क्या होता है, आपको पता है इंडिपेंडेंस से पहले जब ब्रिटिश कंट्रोल हमारे पे कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, तो देयर वाज अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट। इंडिया में प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी और वहां पे लगभग इंडिया में 17 प्रोविंसेस थे। तो इंडिया को प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था 17 प्रोविंसेस से। ऐसे ही इंडिया में उस वक्त जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया है तो देयर वाज अ प्रेसिडेंसी टाउन्स भी थी। तो देयर वाज अ 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स, 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे, 3 प्रेसिडेंसी टाउन, बॉम्बे, Madras and Calcutta. These were the 3 presidency towns. और इन 3 presidency towns में स्मॉल कॉज कोर्ट खोली गई। ऐसे ही 17 प्रोविंसेस में अपार्ट फ्रॉम सिविल कोर्ट के अलावा स्मॉल कॉज कोर्ट खोली गई, लघु वाली कोर्ट, आई मीन जहाँ पे छोटे मामले जाएंगे। तो प्रोविंशियल कोर्ट 7th सेक्शन एंड द प्रोविंशियल प्रेसिडेंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट वो 8th सेक्शन है आज के टाइम में। लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन में हम अहमदाबाद को भी कवर कर लेते हैं, अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, वो अब सीआरपीसी में भी पढ़ेंगे। नाउ 7 में बात की गई है प्रोविंशियल कोर्ट, यानी जो छोटे मोटे मामले होंगे वो मामले हम सिविल कोर्ट में लेके जाएंगे। तो सिविल कोर्ट तो ऑलरेडी बर्डनड है, तो वहां ना ले जाकर हम उन मामलों को लघु मामले जैसे 100 रुपए 200 रुपए उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो छोटे मोटे मामलों का निपटारा प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट ही कर देगी और उसका जुरिडिक्शन
सिविल कोर्ट में उन मामलों को सिविल कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। तो इसमें एक बार रीडिंग कर लेते हैं। अब हमने एक बात और करी थी, क्या स्मॉल कॉज कोर्ट अटैचमेंट कर सकती है प्रॉपर्टी? द आंसर इज नो। ऐसे ऑर्डर वो पास ही नहीं कर सकती। स्मॉल कोर्ट कोर्ट जब जजमेंट देगी, तो आप लोगों को मैंने कल ही बताया था, स्मॉल कॉज कोर्ट जब जजमेंट देती है तो वो दो चीजें लिखती है बस, ठीक है, डिसीजन एंड डिटर्मिनेशन। डिसीजन देगी और डिटर्मिनेशन, दो बातें करेगी, क्या निर्धारित किया और क्या डिसीजन आया। दे नॉट नीड टू कोट व्हाट इज द रीजन, फैक्ट, बहुत चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मामले बहुत छोटे हैं। नाउ प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट, द फॉलोइंग प्रोविजन शैल नॉट एक्सटेंड टू द कोर्ट constituted under provincial small cause court। प्रोविंशियल स्मॉल कोर्ट कहाँ स्टैब्लिश की गई है? इस एक्ट के अंदर। ब्रिटिश का टाइम था 1887, तो प्रोविंशियल कोर्ट एक्ट बनाया गया, कोर्ट स्टैब्लिश कर दी गई। और ऐसे ही बेरार स्मॉल कॉज कोर्ट 1905 का, और टू द कोर्ट एक्साइज एंड ज्यूरिडिक्शन ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट अंडर द सेड एक्ट और द लॉ, or to the court in any part of the India which the said act does not extend, excising a corresponding jurisdiction, that is to say, so much of the body of the code has to relate to the ऐसे मामले जो exempt किए गए हैं from the cognizance of the small cause court, ठीक है, और execution of the decree in the such suit और execution decree against the immoral property। तो स्मॉल कॉज कोर्ट के मामले बहुत लिमिटेड ही रहेंगे, पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन में बहुत ही छोटे मोटे मामले हैं, और ऐसे मामले जिसको हमने, जो मामले सिविल कोर्ट में जाएंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, राइट। तो वाले, अब इसको आपके लिए आपके पास एक ऑर्डर भी है, राइट। ऑर्डर नंबर कौन सा है? 50 एंड 51। हाँ जी, अगर हम ऑर्डर की भी बात करें तो इसमें ऑर्डर्स भी हैं, लास्ट के जो दो ऑर्डर हैं, आप अपना बैरेट अगर ओपन करके देखेंगे तो लास्ट के दो ऑर्डर, उनको भी, उसको पढ़ना नहीं है आपको, अगर आप पढ़ना चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड भी कर सकते हैं। 50 एंड 51 प्रोविंशियल स्मॉल कॉज कोर्ट एंड प्रेसिडेंसी। तो प्रोविंशियल हो गया 50 ऑर्डर, और 51 हो गया आपका प्रेसिडेंसी। ये मामले वो नहीं देखेगा, जो मामले कॉग्निजेंस लिए जाएंगे सिविल कोर्ट के द्वारा वो स्मॉल कॉज कोर्ट नहीं देखेगा, ना ही उनका एग्जीक्यूशन, ना ही उनका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अगेंस्ट इमोरल प्रॉपर्टी। एट द सेम टाइम ये चीजें भी कोर्ट नहीं कर सकता स्मॉल कॉज कोर्ट। कौन कौन से? ऑर्डर ऑफ द अटैचमेंट, मैंने आपको बताया, क्या स्मॉल कॉज कोर्ट प्रॉपर्टी अटैच कर सकती है? आंसर इज नो। क्या इंजंक्शन करेगी? नहीं। रिसीवर अपॉइंट करेगी? नहीं। इंटरलॉक्टरी ऑर्डर देगी? नहीं। और ये सेक्शन ई 94, 96 से 112 अपील होगी? नहीं होगी, ठीक है। रिवीजन होगा? नहीं होगा। इट्स वेरी सिंपल नाउ। ओके गाइस, हाँ जी यामिनी आपका यस आया। फॉर व्हाट पर्पस यू आर सेइंग यस? तो दैट इज, आपको इतना पता होना चाहिए। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था, क्या स्मॉल कॉज कोर्ट अटैचमेंट कर सकती है? आंसर इज नो। क्या वो इंजंक्शन इशू करेगी? आंसर इज नो, राइट। ओके, ऑर्डर नंबर 50 एंड 51, तो ये चीजें वो नहीं कर सकती, क्योंकि स्मॉल कॉज कोर्ट है, छोटे मोटे मामलों के लिए कोर्ट पे बर्डन ना हो जाए सिविल मामलों पे, इसलिए इनको बनाया गया है। नाउ प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, प्रेसिडेंसी स्मॉल कॉज कोर्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि हमारे पास 3 प्रेसिडेंसीज हैं, उनके लिए भी स्मॉल कॉज कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि इन अननेसेसरी बर्डन ना डाल दिया जाए सिविल कोर्ट्स में। सेव एज प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 24, 28 से 41, सॉरी 24, फिर 38 से 41, 75 ए बी सी, जितने भी प्रोविजन लिखे हैं, एंड बाय द प्रेजेंस स्मॉल कॉज कोर्ट एक्ट, और जो प्रेजेंस स्मॉल कोर्ट स्थापित की गई है 1882, और यहाँ पे 87 है, राइट, 1905, 87, और the provision in the body of this court shall not extend to any suit or proceeding in any small cause court established in the town of Calcutta, Madras और Bombay, ठीक है। तो जो सिविल नेचर के जो मामले होंगे वो स्मॉल कॉज कोर्ट में नहीं जाएंगे, स्मॉल कॉज कोर्ट में वही मामले जाएंगे जो इस एक्ट के द्वारा स्थापित किए गए छोटे मोटे मामले होंगे, और ये भी अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रोविजन जो 24, 38 से 41, तो भी 38 से 41 क्या एग्जीक्यूशन की बात करता है, ठीक है। बट ये अप्लाई हो सकते हैं, ये अप्लाई हो सकते हैं, प्रेजेंसी स्मॉल कोर्ट भी डिसाइड कर सकते हैं थोड़े बड़े मामले। कब? जब हाई कोर्ट ऑफ द जुडिकेचर एट द फोर्ट विलियम, फोर्ट विलियम कहां पर है गाइस? आई एम श्योर आपको पता होगा, कलकत्ता में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था
तो दैट वाज अ फोर्ट विलियम। अब गाइस आप मुझे आंसर देना डायरेक्ट, तो अब में तो ये आंसर नहीं होगा। हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा? हाँ जी, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, लिख दीजिए, आप टाइप कर दीजिए। इम्पे। तो ये क्वेश्चन आपका या तो हरियाणा में आया था या राजस्थान में आया था। हरियाणा में आया था प्रॉब्लम। सर इलियास इम्पे, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट टाइम, जब वो कैलकाटा में बना था। और आपने अगर लीगल हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सर इलियास इम्पे वाज द चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ द वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग का फ्रेंड था। इन दोनों ने अल्टीमेटली राजा नंद कुमार को डेथ सेंटेंस दे दी। राजा नंद कुमार को ना ही उसकी अपील हो पाई प्रिवी काउंसिल। दैट इज द रीजन वी कॉल इट, राजा नंद कुमार ट्रायल को जुडिशियल मर्डर कहते हैं। अब वो हम ऑलरेडी वैसे पढ़ चुके हैं, जब हमने क्लासेस स्टार्ट की थी तो हमने लीगल हिस्ट्री भी पढ़ी थी। तो देखो गाइस, अगर हमने कुछ चीजें पढ़ी होती है ना, तो आपका हरियाणा में 4 नंबर बन गए थे, राइट, 4 नंबर आपके इजी आ गए थे इसमें। चलो आगे चलते हैं। तो हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर जो फोर्ट विलियम में मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकाटा, एज द केस में बी फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, चाहे तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं दैट एनी सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस प्रोविजन, इस एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए जो कोड में दे रखा है, तो वो अप्लाई हो सकता है अगर हाई कोर्ट चाहे तो। एंड विच सच मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई कर वो अप्लाई कर सकती है, ठीक है, जस्ट वेट, मॉडिफिकेशन कर एक सेकेंड। ओके, तो सच मॉडिफिकेशन करके वो अप्लाई किया जा सकता है, एंड अडैप्टेशन फॉलो किया जा सकता है एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, shall extend to the suit or proceeding as the case may be, or any of the class of the suit or the proceeding in such court। यानी प्रेजेंस स्मॉल कोर्ट को सिविल मामले पे भी अप्लाई किया सकता है, लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो। now all the rules here to for made by any said high court, अगर जो भी बनाई है under section 9 of that particular act shall be deemed to have been a validly made माना जाएगा। तो ये हमारे सेक्शन हो गए हैं 8 तक, ठीक है, सेक्शन 8 तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम जो कवर करेंगे इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन आ जाते हैं पार्ट 1 में, सूट इन जर्नल। इसमें जो सेक्शन 9 है, सेक्शन 9 अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ओके गाइस, सेक्शन 9 को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेक्शन 9 स्टार्ट करते हैं। जस्ट लेट मी ओपन द अनदर स्लाइड। हाँ जी, स्क्रीन विजिबल है अभी आपको? Yes, sir. क्या नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Jurisdiction of civil courts. ठीक है। ओके, नाउ विल स्टार्ट विद द सेक्शन 9 ऑनवर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका मेन सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका मेन सा क्वेश्चन भी बनता है, तो इसको हमें और डिटेल में पढ़ना होगा। बहुत सारे केस लॉज हैं इस पे, ठीक है,
देख लेते हैं एक बार। हकम सिंह का केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विल डू दैट। देखो सिविल नेचर क्या होता है, ड्यूरेशन कितने टाइप के होते हैं, चलो देखते हैं, अगर हो जाएगा तो ये आज का लेक्चर कंप्लीट, लेकिन करना है, स्पीड भी तो बढ़ानी है थोड़ा। नाउ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, इसको न्याय अधिकार क्षेत्र होता है, कि जो कोर्ट है वो कितना मामले तक को डिसाइड कर सकते हैं, उसका न्याय अधिकार क्षेत्र क्या है। इसमें 3 तरीके की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सब्जेक्ट मैटर को लेकर, टेरिटरी को लेकर, पेक्यूनरी वैल्यू को लेकर। तो अगर हम टेक्निकल टर्म्स में या सिंपल वे में बात करें, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है। ओके, ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या होता है इन अ जनरल सेंस एंड आल्सो इन अ लीगल डिक्शन, मीन्स टू हियर। जब कोर्ट किसी मामले को सुनवाई करती है, to hear and determine a cause, applying judicial power in relation to it. कोर्ट उस मामले को, कोर्ट के पास जब मामला जाएगा, अगर हम सूट लेके जाएंगे तो कोर्ट क्या उस मामले को डिसाइड कर सकते हैं, कोर्ट के पास क्या उस मामले को डिसाइड करने की पावर है, तो दैट इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। क्या उसको निर्धारित कर सकती है, उस मामले को एडजुडिकेट कर सकती है, वो कोर्ट का होता है ज्यूरिसडिक्शन। इसको हिंदी में न्यायाधिकार क्षेत्र बोल देते हैं, राइट। एंड तो कोर्ट के पास हम मामला लेके गए हैं इन रिलेशन विद द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर जैसे अगर हम रेवेन्यू मामले को क्या सिविल कोर्ट में ले जा सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, आंसर इज नो, राइट। क्या रेंट के मामले को हम सिविल कोर्ट में ले जाएंगे, आंसर इज नो। रेंट का मामला जाएगा रेंट कंट्रोलर के पास, तो वो डिसाइड नहीं कर सकता, तो वो हमारे को क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, भैया प्लेन के आप गलत जगह आ गए हैं, वो प्लेन क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो प्लेन जब रिटर्न होगी तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 अप्लाई हो जाएगा, बिकॉज द कोर्ट कैन नॉट डिसाइड दैट थिंग, राइट। सब्जेक्ट मैटर तो उसके पावर नहीं है ना कोर्ट के पास। सो द ज्यूरिसडिक्शन कैन बी टर्म एज अ डिसाइड अ पर्टिकुलर कॉज of action or a dispute of civil nature where the competent court having the right to hear or determine it। क्या उस कोर्ट के पास कॉम्पिटेंसी है उस मामले को सुनने की या किसी बात को एडजुडिकेट करने की, डिटर्मिनेशन करने की, दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। और उस मामले का डिस्पोज ऑफ यानी निपटारा करने की, खत्म करने की, डिस्पोज ऑफ द इशू और डिस्प्यूट एक्टिंग अंडर इट्स जुडिशियल पावर। अपने आंसर को ऐसे ही स्टार्ट करना, दैट इज द रीजन मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब केस है ऑफिशियल ट्रस्टी वर्सेस सचिंद्र नाथ चटर्जी के केस में ये कहा गया है, द सुप्रीम कोर्ट ने कहा ज्यूरिसडिक्शन मस्ट इंक्लूड द पावर टू हियर एंड डिसाइड द इशू। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, किसी मामले को सुनना और उसमें जो इश्यूज हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, डिस्प्यूट है, उसको डिसाइड करना। उस अथॉरिटी को, the authority to hear and decide the particular controversy that arises between the party, उसको ही हम jurisdiction कहते हैं। The jurisdiction of the court means the extent of the authority court to administer justice। कोर्ट किस हद तक, किस लिमिट तक न्याय दे सकती है, उसके पास मैटर को एडजुडिकेट करने का अधिकार है, दैट इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। और उसमें मैंने ऑलरेडी बताया सब्जेक्ट मैटर को लेकर, पेक्यूनरी वैल्यू को लेकर एंड लोकल लिमिट्स। अब कोई मामला दिल्ली में इंस्टीट्यूट होना चाहिए, दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द उत्तर प्रदेश की कोर्ट, लोकल कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती है। बहुत सी बेसिक चीजें हैं ये। अब अगर डिक्री पास भी हो जाती है बाय द कोर्ट विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, इट इज अ quorum non judice। गाइस ये लीगल मैक्सिम है, इसको जरूर आप नोट करके रखना। अगर आप अपने आंसर में लेटिन मैक्सिम लिख देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, राइट। एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि भाई आप लॉ के स्टूडेंट तो कुछ एक दो लॉ के मैक्सिम तो लिख ही दो, कम से कम आपके पास 40 से 50 ऐसे मैक्सिम होने चाहिए जो आपके पेपर में रिफ्लेक्ट कर दे। सारे नहीं लिखने, रिक्वायरमेंट है तो लिखेंगे, राइट। ऊबी जस्ट ईवी रेमेडियम हर जगह यूज कर सकते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे मैक्सिम होंगे आप जरूर यूज करेंगे। quorum non judice, that means जो quorum in the court जिसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, तो वो जो डिक्री होगी वो नलिटी हो जाएगी। इज अ quorum non judice non before a judge। ये माना जाएगा तो भाई आप प्रॉपर जज के पास तो आए नहीं, तो डिसीजन कैसे वैलिड होगा। Now section 9 is talk about the jurisdiction, particularly court to try all the suit। अगर कोर्ट के पास मामला आएगा तो कोर्ट को तो सुनना ही है,
बट प्रोवाइडेड कोर्ट ये भी तो चेक करेगा कि मैं कॉम्पिटेंट हूं या नहीं हूं। कोर्ट के पास एक मामला आ रहा है जिस मामले की पेक्यूनरी वैल्यू है 10 लाख रुपए, लेकिन कोर्ट के पास जुरिक्शन है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक का पेक्यूनरी जुरिक्शन है, तो कोर्ट कैन नॉट डिसाइड, कोर्ट रिटर्न कर देगा प्लेंट को। Court shall, subject to the provision herein contained, have jurisdiction to try all the suit of civil nature. आपको ये भी पता रहना चाहिए सिविल नेचर होता क्या है, ये अब हम पढ़ेंगे सिविल नेचर क्या है। The court to try all the suit of civil nature except suit of which is their cognizance, जिसका संज्ञान लेना मना किया गया expressly or impliedly barred है, ठीक है। The cognizance of which is expressly or impliedly barred, court to try all the suit of the civil nature except the suit of which expressly or impliedly barred, cognizance इसका मना है। तो कई बार ऐसा हो सकता है भाई लोकल लॉ है, कोई स्पेशल लॉ है, उसमें लिखा है ये जो मामले होंगे ये सिर्फ वही कोर्ट डिसाइड करेगी, आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे रेंट के मामले हो गए, रिवेन्यू के मामले हो गए हैं। रिवेन्यू के मामले कौन सुनेगा, रिवेन्यू के मामले कहाँ डिसाइड होते हैं भाई, कलेक्टर के पास हो सकते हैं, राइट। कलेक्टर रिकवरी करता है रिवेन्यू की, राइट, उसके पास अधिकार है। उसके मामले कहाँ जा सकते हैं, कमिश्नर के पास जाएंगे या फिर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के पास जाएंगे, वो लास्ट अथॉरिटी होगी। सिविल कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना ही वो सिविल नेचर के कहलाएंगे। लेकिन अगर हम टेनेंसी की बात करें, टेनेंसी में रेंट रिकवरी की बात कर रहे हैं, तो रेंट कंट्रोलर के पास जाएंगे वो भी, ठीक है। तो जो मामला जिस चीज के लिए लिखा है वो वैसे डिसाइड होगा। एक बहुत ही लीडिंग केस है इस पे, वो हम करेंगे अभी, ठीक है। केस देखो मैं बताता हूँ कौन सा केस है वो। गुंडा जी सतवाजी सिंधे, बहुत ही लीडिंग केस है, जो कि आज की क्लास का लास्ट केस लॉ है, गुंडा जी सतवाजी सिंधे। आई होप आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, गुंडा जी सतवाजी सिंधे पढ़ा है केस, Yes, sir. ठीक है। अब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या कहती है। एक्सप्लेनेशन कहती है सूट इन विद द राइट ऑफ द प्रॉपर्टी और द ऑफिस इज कनेक्टेड इन अ सिविल सूट ऑफ अ सिविल नेचर, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of the question as to religious rites or ceremony। देखो कई बार क्या होता है, एक होता है मामला प्योरली रिलीजियस नेचर, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग अ प्योरली रिलीजियस नेचर, देन इट विल नॉट बी अ केस ऑफ सिविल नेचर, तो वो सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं करेगी, राइट। तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 2 उसी से संबंधित है। पहले एक बार 2 भी पढ़ लेते हैं, देन आई लेट यू नो अबाउट द सेम। For the purpose of this section, it is immaterial, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता whether or not any fees is attached to the office referred in explanation number 1 or whether or not such office is through a particular office. Under section 9, it is not the status of the party to the suit but the subject matter of it which determines whether or not the suit is of a civil nature. पहले explanation number 1 पढ़ लेते हैं दोबारा से। Explanation number 1 कहती है a suit in with the right to property, right to property or office is contented is a suit of civil nature। अब हमने मामला जो वो राइट टू प्रॉपर्टी का है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी, अगर ये मान के चले एक मंदिर की प्रॉपर्टी है, राइट, ठीक है, एक मंदिर की प्रॉपर्टी है, तो मंदिर की प्रॉपर्टी पे कब्जा है या नहीं है, पोजेशन है या नहीं है, तो ये सूट कैसा होगा, इज इट अ सूट ऑफ सिविल नेचर और नॉट, Yes, sir. इज इट अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट अगर मंदिर के अंदर हमें पूजा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, जो प्योरली रिलीजियस, देखो अब राइट टू वर्शिप इज आल्सो ऑफ सिविल नेचर, ये भी याद रखना, राइट टू वर्शिप इज आल्सो ऑफ सिविल नेचर, बट इफ इट इज अ प्योरली ऑफ रिलीजियस नेचर, जैसे अगर ये जो मामला था, क्या कहते हैं इसको, अभी जो मामला था ये मंदिर को लेकर, अरे जो साउथ में था, कौन सा मंदिर था वो, सबरीमाला टेम्पल, ठीक है। सबरीमाला टेम्पल में अगर कोई रिलीजियस इशू है प्योरली ऑफ रिलीजियस नेचर, देन इट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द लोअर कोर्ट, ठीक है। उसके लिए रिट फाइल होगी, वो वैसे डिसाइड होगा, प्योरली रिलीजियस। इसका आप एक वर्ड ही याद रखिएगा, कुछ मैं आपको आगे चल के इसके वो भी बताऊंगा कि किन चीजों को आपको ध्यान रखना है। इफ इट इज ऑफ प्योरली रिलीजियस नेचर दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सिविल नेचर। लेकिन अगर तो प्रॉपर्टी से संबंधित है, मंदिर की प्रॉपर्टी है या नहीं है, उसका ऑफिस कौन होल्ड करेगा, अगर हाँ ऑफिस की भी बात करें, भाई यहाँ का गुरु कौन होगा, महंत कौन होगा, अर्चकास कौन होगा, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड ऑफ अ सिविल नेचर।
ठीक है, क्योंकि वो धर्म से संबंधित है, लेकिन प्रॉपर्टी तो धर्म से संबंधित नहीं है। अ सूट इन विद द राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ द ऑफिस इज कंटेंडेड इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर, नॉटविथस्टैंडिंग यानी नॉन एब्सेंट क्लॉज है, चाहे वो दैट सच राइट में डिपेंड एंटायरली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी, चाहे वो रिलीजियस राइट और सेरेमनी से संबंधित भी हो, लेकिन प्राइमरी क्वेश्चन क्या है, रिलीजियस प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिविल नेचर का होगा। अभी हम इसमें कुछ इलस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा, वो माइंड में रखना है, तो कॉन्सेप्ट ये और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहती है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इट इज इमैटर, ये भी कोई मायने नहीं रखता है वेदर और एनी नॉट एनी फीस इज अटैच टू द ऑफिस, चाहे उस ऑफिस से कोई फीस संबंधित हो। आप कहीं मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपने देखा होगा कि मंदिर में जाने की कई बार फीस होती है। ठीक है, जैसे अगर दर्शन करने हैं, फास्ट ट्रैक दर्शन करने हैं, स्लो करने हैं, तो वो उसमें फीस भी होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैटर राइट टू प्रॉपर्टी का है। For the purpose of this section, it is immaterial whether or not any fees is attached to the office referred in the explanation number 1 or whether or not such office is a particular office. ठीक है गाइस, तो आगे हम और चीजें पढ़ेंगे, सिविल नेचर क्या होता है, देन इट विल बी क्लियर्ड। कास्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, तो ये और क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ केस लॉज। Again, the parties are not liberty to choose or by the mutual consent to diminish the jurisdiction of the parties. Competent court, कोर्ट ऐसा, देखो एक और बात आती है, वो आगे आएगी, अब सीपीसी हम पढ़ेंगे डिटेल में तो और चीजें आएंगी। एक होता है चूजिंग द ऑप्शन ऑफ द फोरम, उसको हम बोलते हैं, एक मैगजीन आता है फोरम शॉपिंग, सुना है वर्ड ये फोरम शॉपिंग? हाँ जी, हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड द फोरम शॉपिंग? ओके, आई गॉट योर आंसर। फोरम शॉपिंग होता है कि पार्टी ये सेलेक्ट कर सकती है, अगर पार्टी के पास एक्स कोर्ट का जुरिडिक्शन भी आ रहा है और वाई कोर्ट का भी, एग्रीमेंट में उन्होंने लिखा है, ये मैं आगे की बात बता रहा हूँ अभी। अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि भाई या तो हम एक्स कोर्ट में चले जाएंगे, वाई कोर्ट में चले जाएंगे, या एक्स कोर्ट ओनली में जाएंगे या वाई कोर्ट ओनली में जाएंगे, देन द पार्टी कैन चूज के वो कौन सी कोर्ट में जाना प्रेफरेंस करेगी, तो दैट इज कॉल्ड अ फोरम चूजिंग। फोरम मतलब कोर्ट, शॉपिंग मतलब फोरम की शॉपिंग हो रही है, बिकॉज एज पर द एग्रीमेंट द पार्टी कैन डू दैट, but the parties are not at liberty to choose or by the mutual consent to diminish the jurisdiction. कोर्ट की जुरिडिक्शन को घटाया नहीं जा सकता, कोर्ट की जुरिडिक्शन को घटाया नहीं जा सकता ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन एक चीज समझना, एक बात अलग है जो कि हम ऑर्डर नंबर 2 में पढ़ेंगे, ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 2 में पढ़ेंगे। पार्टी चाहे तो ए जब सूट फाइल करता है तो अपने सूट को, अपने क्लेम को, सूट में अपने क्लेम को रिलिंक्विश तो कर ही सकता है, ठीक है, रिलिंक्विश यानी छोड़ सकता है, उसको लेने हैं 10,000 रुपए, क्या पता वो सिर्फ 5,000 लेने के लिए एग्री हो जाए, ठीक है, ऐसा वो रिलिंक्विश कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कई ए ने सूट फाइल करा है बी के खिलाफ, 1905 का रेंट, 1906 का रेंट, 1907 का रेंट, और जब 1908 में उन्होंने सूट फाइल करा ए ने बी के खिलाफ, उसने ये दो 1905 और 6 का नहीं मांगा, 1907 का ही मांगा। तो जब वो ये सूट फाइल कर चुका है तो लेटर ऑन ही कैन नॉट फाइल अ सूट फॉर द 1908 बी। अब ए ऐसा नहीं कर सकता कि वो उसके लिए दोबारा से कोई और सूट फाइल करते, क्योंकि उसने ऑलरेडी रिलिंक्विश कर दिया है। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे ही। तो वो अपने सूट की वैल्यूएशन कम करके कोर्ट में तो जा सकता है, लेकिन कोर्ट का जुरिडिक्शन ना कम कर दे। भाई 5 लाख 10 लाख का है, कोर्ट को 5 लाख का जुरिडिक्शन ऐसा नहीं कर सकता वो कम कर दे, इतनी पावर पार्टीज के पास नहीं है। लेकिन अगर पार्टीज के पास दो ऑप्शंस हैं, दो जुरिडिक्शन है, तो द पार्टीज कैन डिसाइड इट कि हमें कहाँ जाना है। ओके गाइस, तो देखो बहुत सारी चीजें ना रिलेट होती है, आगे के लिए आपको बहुत हेल्प होगी जो मैं अभी पढ़ा दूंगा यहाँ पे। हकम सिंह वर्सेस गामन इंडिया लिमिटेड में कहा है, if the parties, if the two or more courts having the jurisdiction, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लिखना ही लिखना है ये मेंस में, क्योंकि ये केस एग्जामिनर को पता ही होगा, अगर वो देख लेगा तो वो समझ जाएगा इस पढ़ के आया बच्चा। If the two or more courts having the jurisdiction, it is open to the party to choose forum, particular forum को choose कर सकती है। Such an agreement would be legal, valid and enforceable. तो इसको हम बोलते हैं फोरम शॉपिंग। तो फोरम की शॉपिंग हो सकती है, बट जुरिडिक्शन घटाया नहीं जा सकता, लेकिन प्लांटिव अपने क्लेम को रिलिंक्विश जरूर कर सकता है, ठीक है, प्लांटिव अपने क्लेम को रिलिंक्विश करेगा ताकि मैं इस कोर्ट के जुरिडिक्शन में आ जाऊं, दैट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया फिर, तो बाद में ये नहीं कह सकता भाई अगर उसके अगेंस्ट केस चला गया तो एक काम करता हूं मैं अपने जुरिडिक्शन को बढ़ा दूं, दैट ही कैन नॉट डू दैट लेटर ऑन।
There was a case D. Joshi versus High Court of the Judicature at the Bombay. It was held that all the courts are tribunals, but tribunals, unless it has all the trapping of the court, is not a court. अगर देखो कहीं ना कहीं ट्राइब्यूनल क्या है, वो क्वासी जुडिशियल बॉडीज है, तो जितने भी कोर्ट्स हैं वो ट्राइब्यूनल तो होंगे, लेकिन ट्राइब्यूनल कोर्ट्स नहीं होंगे. बट सारे ट्राइब्यूनल कोर्ट्स नहीं होती क्योंकि वो क्वासी जुडिशियल बॉडी है. दे आर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द सीपीसी एविडेंस और सीआरपीसी फॉलो नहीं करते हैं. वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं. बट ट्राइब्यूनल भी कोर्ट कहलाएंगे, वो तब कहलाएंगे when they would be having all the trappings of the court. trapping of the court होते हैं जो कोर्ट की सारी चीजों को फॉलो करेगा, कोर्ट के तरीके से ट्रीट हो जाएगा. वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका मन करे तो ये याद रख लेना, कॉन्सेप्ट याद कर लेना, केस का नाम भूल जाओ तो चल जाएगा. देखो मैं डायरेक्ट बता दूं किस चीज को याद करना है, कुछ को याद नहीं करना है. नहीं याद कर पा रहे, इट्स ओके, कॉन्सेप्ट याद रख लेना बस. ट्रैपिंग ऑफ द कोर्ट, देन ओनली इट कैन बी ट्राइब्यूनल भी कोर्ट बन जाएगा, अदरवाइज नॉट. हकम सिंह इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब ये केस है सदगुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस ग्रेटर बॉम्बे कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड. इट वाज हेल्ड एट द नॉन प्लेडिंग ऑफ द इशू ऑफ द जुरिडिक्शन एट इनिशियल स्टेज. देखो अगर कोई जुरिडिक्शन का मामला है, ये लोग आप सब जानते हैं, सीपीसी आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो अच्छे से पढ़ा ही है. तो जुरिडिक्शन का अगर कोई भी इशू आएगा तो यू हैव टू रेज इट अर्ली एज पॉसिबल. अगर आपने वो रेज नहीं किया और कोर्ट आगे बढ़ गई है तो ना ही कोई एपिलेट कोर्ट ना ही रिवीजन कोर्ट आपकी बात को सुनने वाला है. एम आई राइट? अगर आपने जुरिडिक्शनल इशू अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे नहीं उठाया है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो ना ही एपिलेट कोर्ट ना ही रिवीजनल कोर्ट फ्यूचर में आपकी बात सुनेगी. तो जितना जल्दी हो जाए जुरिडिक्शनल इशू. अब ये मैंने कौन से सेक्शन की बात करी है? कैन यू प्लीज टेल मी विच सेक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट? हाँ जी, बेरेट आप लोगों के पास है, देखिए बताइए जरा. अगर आप सेक्शन, चलो आप लोग बताइए फिर तो मैं बता ही दूंगा. बहुत बढ़िया, सेक्शन 21. ठीक है, तो सेक्शन 21 में यही लिखा है, अगर ऑब्जेक्शन कोई आता है जुरिडिक्शन को लेकर तो यू हैव टू रेज इट अर्ली एज पॉसिबल. वो हम डिटेल में तो बाद में पढ़ेंगे. तो इट वाज हेल्ड एट द नॉन प्लेडिंग ऑफ द इशू ऑफ द जुरिडिक्शन एट इनिशियल स्टेज will not clothe the civil court with the jurisdiction when expressly barred. अगर आपने रेज नहीं किया तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा will not clothe यानी कपड़े नहीं पहना देगा सिविल कोर्ट को अगर वो एक्सप्रेसली बार्ड है. अगर वो एक्सप्रेसली बार्ड है तो इसका मतलब ये है, आपको देखो ये तो आपकी ड्यूटी है कि अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं, यू हैव टू रेज इट जितना जल्दी हो जाए. लेकिन अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है ही नहीं, एक्सप्रेसली बार्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई अगर आपने जुरिडिक्शन का इशू नहीं उठाया और उस कोर्ट के पास है ही नहीं वो जुरिडिक्शन, एक्सप्रेसली बार्ड है कि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते. अच्छा, सिविल मामला क्या क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड कर देगा क्या? हाँ जी, सिविल मामला क्या क्रिमिनल कोर्ट डिसाइड कर देगा? लेकिन मानो कर दिया, आपने लेटर स्टेज पे बात उठाई, तो क्या उस कोर्ट का जुरिडिक्शन मान ले हम? नहीं होगा. जो चीज बार्ड है वो बार्ड है. ठीक है, ओके, आई गॉट योर आंसर. तो जो बार्ड है वो बार्ड है. ये भी केस इंपॉर्टेंट रहेगा सतगुरु कंस्ट्रक्शन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें लिख दी गई है. लेकिन पार्टी अगर जुरिडिक्शन इशू है तो जल्दी से जल्दी उठा ले. एक चीज और ध्यान रखना, अगर एक ऐसी कोर्ट है जिसको मैटर डिसाइड करना है, जैसे अगर हम एडीजे की बात करें या सिविल कोर्ट की बात और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, 2 करोड़ तक का मामला डिसाइड कर सकती है दिल्ली में, राइट? 2 करोड़ तक का डिसाइड कर सकती है. और 5 लाख रुपए तक का मामला जाएगा सिविल कोर्ट में, सिविल जज के पास. अब 3 लाख रुपए का मामला, 3 लाख रुपीस का मामला जो है वो एडीजे साहब ने डिसाइड कर दिया सपोज, तो ये जो डिसीजन है ये गलत है क्या? इट्स मेयरली इर्रेगुलरिटी. इट्स मेयरली इर्रेगुलरिटी होगी बस, ये केस खारिज नहीं हो जाएगा. याद रखना, अगर बड़ी वाली कोर्ट छोटे मामले को डिसाइड कर रहे तो इट्स मेयरली इर्रेगुलरिटी. लेकिन अगर छोटी वाली कोर्ट बड़े वाले मामले को डिसाइड कर ले तो वो पेक्यूनियरी लिमिट हो तो वो मामला खारिज होगा, नलिटी हो जाएगा. ऑब्जेक्शन जितना जल्दी रेज हो कर लेना चाहिए था. चिरंजी लाल श्रीलाल वर्सेस जगजीत सिंह का केस है. इफ द कोर्ट हैज नो इनहेरेंट जुरिडिक्शन, अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है, नाइदर एक्विसेंस नॉर वेवर नॉर एस्टॉपल कैन क्रिएट इट. अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन ही नहीं है,
नाइदर एक्विसेंस, एक्विसेंस क्या होता है, ए और बी ने अपने आप मिलके कह दिया हाँ भाई यहाँ चलेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ए और बी, ए रहता है दिल्ली में, बी रहता है यूपी में, मामला जो डिस्प्यूट है वो प्रॉपर्टी सिचुएट है यूपी में ही मान लेते हैं, कैन दे बोथ, कैन दे बोथ गो इन अ गोवा, गोवा की कोर्ट में जाके डिसाइड कर सकते हैं? दोनों ने सोचा यार गोवा चलते हैं, वहीं डिसाइड कर लेंगे जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, तो इन्होंने गोवा में सूट डिसाइड, गोवा में सूट फाइल कर दिया। कैन इट बी डिसाइडेड बाय द गोवा कोर्ट? No, sir. सर इज नो। ठीक है, तो ये है नाइदर एक्विसेंस, एक्विसेंस दोनों ने स्वीकृति कर लिया, हाँ भाई ठीक है गोवा चलेंगे, वहां पर मामला डाल देंगे, तुम भी 1 साल रह लेना, हम भी रह लेंगे जब तक मामला नहीं आएगा। तो दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज द कोर्ट इज नॉट हैविंग एनी ज्यूरिडिक्शन। ओके, मेरे को आपके सबके आंसर मिलने हैं, बिल्कुल ठीक है। नॉर वेवर, ना ही ये ज्यूरिडिक्शन बनता है, टाल भी नहीं सकते। हाँ लेकिन क्या इनके पास एक से ज्यादा ज्यूरिडिक्शन है? दे कैन दे चूज, द आंसर इज यस। ना ही एस्ट्रोपल कैन क्रिएट इट, नॉर एस्ट्रोपल। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केस है चिरंजी लाल का। इट मीन दैट द डिफैक्ट इन ज्यूरिडिक्शन गोज टू द रूट ऑफ द मैटर। अगर कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, कोर्ट के पास अगर ज्यूरिडिक्शन है ही नहीं, if there is a defect in the jurisdiction that goes to the root, यानी जड़ तक जाएगा उस मैटर के, and strikes at the authority of the court to pass a decree, तो कोर्ट डिक्री पास नहीं कर सकती अगर jurisdictional issue है तो। the decree pass without jurisdiction is non est absent, ये वर्ड भी याद रखना, लेटिन मैक्सिम है non est, ठीक है, तो उस डिक्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। and its validity can be set up whenever it is sought to be enforced as a foundation for right even at the stage of execution, तो एग्जीक्यूशन के स्टेज पर भी ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है। इट इज सिंपली implies that the court should have a competent authority, होना ही चाहिए, कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होना ही चाहिए, to set off the dispute in the question। बिल्कुल सिंपल केस है, लिख लीजिएगा चिरंजी लाल। ओके, नाउ देयर वाज अनदर केस, किरण सिंह वर्सेस चमन पासवान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अ डिफैक्ट ऑफ द जुरिडिक्शन स्ट्राइक एट द वेरी अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अगर जुरिडिक्शन नहीं है कोर्ट के पास तो कोर्ट की अथॉरिटी वो मामले को डिसाइड नहीं कर सकती टू पास एनी डिक्री, एंड सच अ डिफेक्ट कैन नॉट बी क्योर्ड, सही नहीं किया जा सकता इवन एट द बाय द कंसेंट ऑफ द पार्टी। कितना अच्छा, देखो केस आप भूल भी रहे ना टाइटल, लेकिन इनकी वर्डिंग पेपर में आपको लिखनी है, लैंग्वेज लिखनी है, ये आपके आंसर रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि हाँ आप एक लॉ के बहुत अच्छे ज्ञानी हैं और अच्छा आंसर लिख रहे हैं। सेक्शन 9 क्या कहता है अल्टीमेटली, सूट ऑफ द सिविल नेचर क्या होगा, हमने ये बात करनी है, सूट ऑफ सिविल नेचर क्या होता है। ठीक है, तो सेक्शन 9 में जो मामले हैं, कोर्ट कौन से मामले डिसाइड करेगी, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट ऑफ अ सिविल नेचर अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड। तो हमें ये समझना होगा सिविल नेचर के हैं कौन से मामले। ठीक है, पहली चीज सेक्शन 9 तभी अप्लाई होगा जब सूट ऑफ सिविल नेचर की होनी चाहिए, उसका कॉग्निजेंस इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड नहीं होना चाहिए। सूट टू एस्टैब्लिश अ पर्सन राइट टू एंटर इन अ रिलीजियस प्लेस, रिलीजियस प्लेस पे एंटर करने का अधिकार, and to restrain the defendant from entering in a place of worship are both entertained being a suit of civil nature। ये सूट ऑफ सिविल नेचर के माने गए हैं। मंदिर में आना या मंदिर में रोका जाना, मंदिर में रोका गया सबरीमाला टेम्पल में, तो दैट विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ सूट ऑफ सिविल नेचर। बट इफ इट इज अ प्योरली रिलीजियस नेचर, अब क्वेश्चन आ रहा है कि सबरीमाला टेम्पल में जो हमारे वो भगवान है लॉर्ड अयप्पा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉर्ड अयप्पा, कि वो हिंदू के भगवान है भी या नहीं है, ये क्वेश्चन अराइज होता है, तो दैट वुड बी ऑफ अ प्योरली रिलीजियस नेचर, वो प्योरली रिलीजियस नेचर का होगा। क्या वो भगवान सेलिब्रेसी है या नहीं है, ये क्वेश्चन जो होगा दैट वुड बी कंसीडर्ड एज नॉट ऑफ अ सिविल नेचर। बट किसी को आना किसी को रोकना दैट वुड बी प्योरली ऑफ अ सिविल नेचर, एंड दैट इज द रीजन द मैटर वाज एडजुडिकेटेड इन दिस वे ऑफ सिविल नेचर। द बेसिक टेस्ट इज वेदर द पर्सन सिविल राइट, क्या किसी इंसान का सिविल अधिकार, देखो यही टेस्ट है, क्या कोई इंसान का सिविल राइट वायलेट हो रहा है, मंदिर में जाना क्या मेरा सिविल राइट है या नहीं है, बिल्कुल हो रहा है। क्या उन लेडीज को, जो लेडी थी 10 साल से 50 साल, एम आई राइट, ठीक है, जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड में थी जिनकी एज 10 से 50 थी उनको रोका गया। ठीक है, तो एज फैक्टर क्या ठीक है, ओके, तो आंसर मुझे आप लोगों का मिल गया है। तो 10 से 50 वालों को रोका गया था, ये तो उनका सिविल राइट है, सिविल राइट अब्राइज किया गया था। तो पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पार्टी और एन इंस्टीट्यूशन, दैट इज अ, यही टेस्ट होगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपके सिविल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो वो सिविल नेचर का होगा।
and secondly whether the court are expressly barred to take such particular issue for the adjudication or not. क्या अगर कोर्ट बार्ड है, अब देखो कुछ मामलों में, अभी हम केस जो पढ़ेंगे गुंडाजी सतवाजी संदेह का केस जो है, उसमें एक इशू को कि वेदर द प्लेंटिफ इज अ एग्रीकल्चरिस्ट और नॉट, ठीक है, क्या प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों में से एक एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं है, दैट द सिविल कोर्ट कैन नॉट डिसाइड इट. अब एग्रीकल्चर का मामला कहाँ जाना चाहिए बताइए आप लोग, एग्रीकल्चर का revenue- मामला कहाँ जाना चाहिए? हाँ जी, रेवेन्यू कोर्ट. रेवेन्यू कोर्ट जाएगा, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. तो दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट या रेवेन्यू बोर्ड या यूपी उस पर्टिकुलर एक्ट में सेक्शन 85 ऑफ दैट पर्टिकुलर यूपी स्टेट लोकल लॉ में बताया गया कि वहां रेफर होना था, सिविल कोर्ट ने डिसाइड कर दिया. तो दैट द सिविल कोर्ट कैन नॉट डिसाइड दैट, तो दैट वाज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, मना है, तो यू कैन नॉट डिसाइड इट. ओके, so once it is settled that the suit or dispute is of a civil nature and the concerned court is not expressly barred to adjudicate the issue, the court is supposed to have a competent jurisdiction. तो मान लिया जाएगा कोर्ट के पास competent jurisdiction है, कोर्ट डिसाइड करेगी. suit of civil nature is wider than the civil proceeding. ये भी ध्यान रखना, सिविल नेचर अपने आप में एक बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है as compared to civil proceeding. ठीक है. Now what is civil nature? If the principal portion is related to the determination of the civil right. ये ध्यान रखना guys, civil right को निर्धारित करना, enforcement of the civil right, that would be considered as a civil nature. अब ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत डिटेल में समझने के बाद ये चीजें समझ में आती हैं और बनानी पड़ती है. ठीक है. अब क्या क्या चीजें सिविल नेचर के क्या क्या होंगे? सूट रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी, पार्टीशन का सूट सिविल नेचर है. प्रॉपर्टी लेना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये सारे सिविल नेचर है, प्रॉपर्टी से संबंधित. राइट रिलेटिंग टू वर्शिप, पूजा, कि मेरा पूजा करने का अधिकार है, मुझे मंदिर जाने का अधिकार है, नहीं जाने दिया जाएगा तो मेरा सिविल राइट का वायलेशन होगा. राइट टू वर्शिप. सूट रिलेटिंग टू राइट टू रिलीजियस प्रोसेशन, राइट टू रिलीजियस प्रोसेशन, आप निकालते हैं, झांकियां निकालते हैं, राइट. भाई अभी ये जो हमारे गणपति बप्पा मोरिया जी की जो झांकी निकलेगी, भाई वो अगर उसमें कोई डिस्प्यूट है, दैट वुड बी ऑफ अ सिविल नेचर. द कोर्ट कैन एडजुडिकेट कि आप निकालोगे नहीं निकालोगे. आप लोगों ने केस भी पढ़ा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको एक केस पढ़ाया था, जगदीश्वरम, आचार्य जगदीश्वरम, कमिश्नर ऑफ पुलिस, याद है? भूल गए? हाँ जी, किसको Yes, sir. याद है? Yes, sir. याद है, ठीक है. चलो, तो जिसमें प्रोसेशन निकाला जाना था, परमिशन लेनी जानी थी पुलिस कमिश्नर की, राइट. और उसमें ये भी था कि भाई वो स्कल को, ह्यूमन स्कल को पब्लिक प्लेस पे दिखाते हैं, राइट. या अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूँ तो एक केस था क्रेल, आई मीन स्पेलिंग भी मैं लिख देता हूँ आपको, क्रेल वर्सेस हेनरी. याद है केस है कौन सा? कौन बता सकता है केस क्या है? मैंने रैंडमली ऐसे पूछ लिया आपसे. लेट मी जस्ट चेक वेदर आप जो हम पढ़ चुके हैं वो भी आप याद रख पाते नहीं रख पाते हैं. Sir, frustration of contract था ना? हाँ, तो ये है क्या? ये हमने Sir, आंसर दे दिया. yes, sir. आप भी बताइए. आई जस्ट वांट योर, आपको आंसर दिखाई दे रहे हैं बाकी चैटिंग वाले? Yes, sir, दिख रहे हैं. पर वैसे भी पता है सर, प्रोफेशन वाला है ना, हमने करा था एक कॉन्ट्रैक्ट में. किंग्स का प्रोसेशन निकलना था, लेकिन किंग बीमार पड़ गया, जिस चीज के लिए हमने वो फ्लैट या अपार्टमेंट बुक किया था, तो पर्पस ही डिफीट हो गया, ऑब्जेक्टिव डिफीट हो गया. तो सेक्शन किस में कवर होता है? 56. सेक्शन 56 के 1 पार्ट में होगा, 2 पार्ट में होगा, 3 में होगा? सर 3 में. ये 2 में कवर होता है, ठीक है. दैट इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, राइट. 3 में तो कंपनसेशन की बात, अब ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मीन्स में ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है. तो आप जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो जाए, आप 40 से 40 दिन में मान के चल रहा हूँ, आपके पास 40 दिन है, कॉन्ट्रैक्ट तो आता ही है ना हरियाणा में, तो व्हाई यू गाइस आर मिसिंग इट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या पता यही इलस्ट्रेशन उठा के चिपका दे वो आपको पेपर में, ठीक है. और एक और केस है टेलर वर्सेस कैल्डवेल, है या नहीं है? Yes, sir. सारे केस आपको पढ़ने पड़ेंगे. सत्यव्रता घोष मुगनी राम का केस है या नहीं है? Yes, ये sir. कम से कम ये केस तो आप याद रख लें, ये लिख लीजिए. आपको क्या करना है, अपने नोट्स के बाद एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्विक रिवीजन,
जितना जल्दी आप कोई रिवीजन कर लोगे ना, ऊपर दूसरों से आप अलग हो जाओगे। ठीक है, लोग अब पढ़ रहे होंगे, एक एक चीज को देख रहे होंगे। पहले आपको क्या करना, जितने आपके नोट्स हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिए। प्रीलिम्स में भी फायदा देता है, मेंस में भी फायदा देता है। और मेंस में रिवीजन बहुत जरूरी होता है। अगर रिवीजन नहीं करोगे, आपको वो आता होगा, बाद में आके आप कहोगे यार ये तो मुझे आता था, इतना इजी बात थी। बट रिवीजन लॉ में याद वही रखता है चीजें जो रिवीजन है। एक ही मूल मंत्र है, रिवीजन। सूट, और एक भी ऐसी चीज नहीं है जो हमने छोड़ी हो, एक भी चीज नहीं छोड़ी है। दैट इज द रीजन हमें 1 साल से ज्यादा हो गया है, बहुत स्लोली चल रहे हैं। लेकिन बढ़िया है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सूट रिलेटिंग टू राइट ऑफ द शेयर इन द ऑफरिंग, सिविल सूट होगा। सूट रिलेटिंग टू सिविल रॉन्ग, टॉर्ट्स वाले मामले जो है सिविल रॉन्ग, वो भी इसमें कवर होंगे। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कवर होगा, राइट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा एक बात बताओ, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या फ्रस्ट्रेशन? क्या आई मीन ट्रेल वर्सेस हेनरी, इज इट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और व्हाट? सर फ्रस्ट्रेशन बना। फ्रस्ट्रेशन है। अगर ये फ्रस्ट्रेशन है तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? सर वॉइड हो जाएगा वॉइड एग्रीमेंट। हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वॉइड हो जाएगा ये। तो वॉइड है तो भाई कंपनसेशन क्लेम होगा? नो सर। हाँ जी, और भी बताइए जल्दी से। यामिनी, वॉइड है तो कंपनसेशन क्लेम होगा। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, यू ऑल हैव अ गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है अर्चना, आपका आंसर भी ठीक है। वॉइड है तो काय का कंपनसेशन? इस मामले में कंपनसेशन नहीं होगा, राइट। ना ही वो रिकवरी कर सकता रिमेनिंग रेंट, जो बैलेंस था वो भी रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया। हाउएवर का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, तो जो ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट, जिसके पास राइटफुली आई मीन द पार्टी, जो पार्टी, जिस पार्टी ने having option rightful rescinding the contract, the party who is having a right to rescind the contract, that party can go for the compensation section 75 में, right, हो जा सकती है। लेकिन यहाँ पर, लेकिन हाँ void अगर होगा तो कौन सा सेक्शन अप्लाई कर सकता हूँ कि प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट किया जाए? 64। 65, वो voidable के लिए सेक्शन वो। ठीक है, छोटी मोटी गलतियां इसलिए हो रही है क्योंकि रिवीजन नहीं है, लेकिन ये ब्लंडर नहीं है। एक बात अच्छी बात है, ब्लंडर नहीं है। ब्लंडर में तब मानता जब आप आंसर ही नहीं देते। आप आंसर तो दे रहे हैं, आसपास तो पहुंच ही रहे हैं, तो आपको सिर्फ रिवीजन की जरूरत है। ट्रस्ट मी, यू ऑल गाइस नीड अ रिवीजन ओनली। और 40 दिन बहुत होते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, ओके गाइस। लेकिन माइनर के केस में रिकवरी नहीं होगी। और ये चीज मैंने अब कल वीडियो मैंने देखी थी अपनी खुद की, तो मुझे लगता है यार ये हमने बहुत डिटेल में करा है चीजें। 2.5 घंटे की वीडियो है वो, इतने डिटेल में करा है तो आप लोगों को वो याद रहनी चाहिए पेपर में। बस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 56 पे मेंस का क्वेश्चन बनता है। एंड सूट फॉर द राइट ऑफ हेरिडेटरी ऑफिस। ठीक है, हेरिडेटरी ऑफिस की बात की जा रही है, कौन गुरु होगा ये बात नहीं की जा रही। हेरिडेटरी ऑफिस एंड कौन गुरु होगा वो बात नहीं की जा रही है। देखो डी में मैंने क्या लिखा है नीचे, अपहोल्डिंग द मेड डिग्निटी और द ऑनर एसेट्रा, डिक्लेरेशन ऑफ द गुरु ऑफ टेम्पल, ये प्योरली रिलीजियस नेचर है कि गुरु कौन होगा। ठीक है, तो वो रिलीजियस नेचर का है, तो दैट इज द रीजन दैट विल नॉट बी कंसिडर सिविल नेचर। एंड सूट फॉर स्पेसिफिक रिलीफ, आप लोग जानते हैं सारे, हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं। सूट रिलेटिंग टू कंजुगल राइट, हस्बैंड और वाइफ साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज, और वैसे भी ये दोनों क्या है, ये डिक्री ऑफ द कोर्ट है। ठीक है, ये सिविल नेचर के हैं। सूट रिलेटिंग एक्स कम्युनिकेशन क्या होता है? हाँ जी, व्हाट इज एक्स कम्युनिकेशन, इज गोइंग टू टेल मी। हाँ जी बताइए जल्दी से, कम ऑन, who's going to सर tell me? सूट रिलेटिंग टू इलेक्शन समथिंग, इलेक्शन? इलेक्शन पिटीशन और नहीं 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 नहीं, ठीक है, और कोई बताइए जल्दी से। प्रिविलेज कम्युनिकेशन? नहीं 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 नहीं, ठीक है। हाँ जी, इट इज अ बेस्ड ऑन द कास्ट, एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट। ठीक है, कास्ट वास्ट से निकाल देना। इसमें दो चीजें याद रखनी है आपको। ठीक है, कास्ट से निकाल देना, एक्स कम्युनिकेशन करना। सूट इन्वॉल्विंग, देखो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपली क्वेश्चन ऑफ द कास्ट। अगर सिर्फ जाति का ही क्वेश्चन है कि आप इस जाति के हैं या नहीं है, ये जाति उसमें आएगी नहीं आएगी। वैसे तो कास्ट की बात करते हैं तो आपको पता ही, वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है, वो सारी चीजें हैं। प्रिंसिपल क्वेश्चन ऑफ कास्ट का है तो वो सिविल नेचर का नहीं होगा। बट अगर जाति से निकाल दिया है
परमानेंटली निकाल दिया है। अब देखो निकाल दिया है तो यहाँ पर इसको रखा गया है कि हाँ इट इज अ केस ऑफ सिविल नेचर, ठीक है। सूट इन्वॉल्विंग प्रिंसिपली रिलीजियस राइट्स, इट्स नॉट ऑफ अ सिविल नेचर। सेरेमनी सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट अगेंस्ट द एक्सपल्शन फ्रॉम द कास्ट, ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है और ये यहाँ पे इसलिए भी लिखा है, तो दो इसके रीजन है। कास्ट से निकाला जाता है परमानेंटली और एक होता है टेम्पररी। टेम्पररी निकाला है तो वो सिविल नेचर का नहीं होगा, परमानेंट ने निकाल दिया है तो ये सिविल नेचर का होगा, क्योंकि ये इट इज अ डिटर्मिनेशन ऑफ हिज राइट्स की बात आ जाती है। टेम्पररी निकाला है फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, तो वो सिविल नेचर का नहीं। अब ये सारी बातें ना केस लॉज में है बहुत डिटेल में, अगर मैं इन पे सारे केसेस लिख दूंगा तो केसेस बन जाएंगे लगभग 10-12, तो यही होगा 4-5-16-17 केसेस होंगे। आप याद तो करेंगे नहीं उनको, लेकिन आप इनको कॉन्सेप्ट को याद रख लीजिएगा, ठीक है। टेम्पररी कास्ट से एक्सपेल किया है तो दैट विल नॉट बी ऑफ सिविल नेचर। परमानेंटली निकाल दिया है, जब परमानेंट निकाल दिया है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, जनाब इसको मेरी जाति से बहिष्कृत कर दिया गया है, मुझे निकाल दिया गया है, राइट। तो मुझे डिटरमाइन किया जाए कि मैं इसी जाति में रहूंगा नहीं रहूंगा, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ परमानेंट नेचर दैट सिविल कोर्ट कैन डिसाइड इट। ओके, याद रहेंगी ये चीजें। अब इतना डिटेल में करा है तो याद रहना ही चाहिए। देखो इजी टू रिमेम्बर क्या नहीं है, ये चीज ज्यादा याद रख लोगे तो इजी हो जाएगा कि क्या चीज सिविल नेचर का नहीं होगा। ओके, अब काइंड ऑफ जुरिक्शन क्या होते हैं, तीन चीजें एक बार देख लेते हैं कितना है। ओके, हो जाएगा जल्दी। जुरिडिक्शन तीन तरीके की हमने बात करी है, टेरिटोरियल, लोकल जुरिडिक्शन। एवरी कोर्ट इज अ कॉम्पिटेंट टू एडजुडिकेट मैटर, ठीक है। फॉर द एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट जज जो है हैज टू एक्सरसाइज द जुरिडिक्शन विद इन द डिस्ट्रिक्ट में, अपनी जुरिडिक्शन के बाहर वो मामले को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड द हाई कोर्ट हैज द जुरिडिक्शन ओवर द इशू रिलेटिंग टू द कंसर्न स्टेट। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अपनी स्टेट्स में रहेगा, यूपी की हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड अ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। पेक्यूनरी जुरिडिक्शन 6 में बात की ही गई है, ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, कई स्टेट का डिसाइडेड है कि कौन कौन सा लोकल कोर्ट जो है, आई मीन जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा। बट क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और हाई कोर्ट का कोई पेक्यूनरी जुरिडिक्शन नहीं होता है, लेकिन हाँ दिल्ली में पेक्यूनरी जुरिडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 2 करोड़ तक के मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है स्टेट वाइज। जुरिडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, कौन कौन से मामले कौन कौन सुनेगा। स्मॉल कोज कोर्ट का मामला स्मॉल कोज सुनेगा, ठीक है। कंज्यूमर फोरम के मामले कंज्यूमर में जाएंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मामले रेगुलर सिविल कोर्ट में जाएंगे, पार्टीशन, फोरक्लोजर, रिडम्पशन, मॉर्टगेज सिविल मामले होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मामले होंगे कि भाई टेस्टामेंट्री मामला जो है, अच्छा एक बात बताओ इंटरस्टेट का मामला कहाँ जाएगा, प्रोबेट का मामला कहाँ जाएगा, प्रोबेट का, ठीक है। प्रोबेट का मामला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। डिवोर्स के मामले कहाँ जाते हैं, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, फैमिली कोर्ट में कौन होते हैं, एडीजे होते हैं, राइट, ठीक है। डिवोर्स के मामलों में तो ये इस तरीके से कोर्ट का सब्जेक्ट मैटर को लेके भी जुरिडिक्शन होता है, तो ये सिविल जज डिसाइड नहीं करेगा, सिविल जज लोअर डिवीजन का डिसाइड नहीं कर सकता। प्रोबेट होता है वसीयत, वसीयत इतना बड़ा मामला होगा तो इसको प्रोबेट कराना है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ऐसे ही हमारे पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है कोर्ट का और एपेलेट। ओरिजिनल आप डायरेक्ट जा सकते हैं, एपेलेट अपील में जा रहे हैं, ठीक है। इट इज एंटरटेन डिसाइडेड बाय द अपील्स, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास एपेलेट जुरिडिक्शन भी होता है और ओरिजिनल भी होता है। क्या अगर आप जब ये एग्जाम क्लियर कर लेंगे हरियाणा का तो आप सिविल जज होंगे, ठीक है, सिविल जज, ठीक है। सिविल जज अगर होंगे तो आप क्या एपेलेट जुरिडिक्शन तो आपके पास होगा ही नहीं, आपके पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही होगा। रिट जुरिडिक्शन क्या होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 226 एंड 32 रिट इशू करने की पावर है। दे कैन बी द 5 रिट्स इशू की जा सकती है, हेबस कॉर्पस, मैंटिमस, क्यूअरेंटो, प्रोहिबिशन एंड सर्चुलरी, ये आप लोग जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आई ही हैं आप। Now on the point of the law is section 9 the Supreme Court ने क्या कहा है, the normal lines of the law in the civil court have the jurisdiction to try all the suit। सिविल कोर्ट सारे मामले डिसाइड करेगी until and unless it is expressly barred,
but such exclusion is not readily inferred and the present to be drawn must be in the favor of existence. अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, यू कैन लीव इट, ठीक है, हम कर ही चुके हैं तो इतना बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता, कुछ चीजें छोड़नी भी होगी। ना क्वेश्चन है वेदर द फॉलोइंग शुड आर कॉग्निजेबल नेचर, अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना, ठीक है। सर 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड कर दीजिए। हाँ जी, Yes, ये sir, वाली, दिख रहा है। इसका Yes, कोई रिलेवेंस नहीं, इसको ना भी पढ़ोगे तो Sir, चल जाएगा, आपको sir, कॉन्सेप्ट वो आ चुका है। टाइप्स ऑफ जो जुडिशन था उसका पहला वाला, इससे पहले वाला हाँ एक जी। बार करते हैं, इससे भी पहला। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इतनी देर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे बताना कि सिविल नेचर का है या नहीं, ठीक है। थैंक यू सर। ये तो बेसिक सी चीज है, ठीक है, ये आप लिख ही लोगे, इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, 9th पॉइंट। अब ये आप बताइए मुझे, सूट फॉर एक्सक्लूजन ऑफ मेंबर फ्रॉम द कास्ट, जाति से बाहर निकाल दिया मेंबर को, सिविल नेचर है या नहीं है? यस सर। सिविल नेचर का होगा। देखो एक चीज है, अगर उसमें परमानेंटली और टेम्पररी वर्ड नहीं लिखा है तो आप इसको सिविल नेचर का ही मान के चलेंगे, ये भी याद रखना, इसलिए मैंने इसको यहाँ लिखा है, ठीक है। हमने उल्टा सर लिखा है, ठीक है। अगर ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो यस लिख करके ये मतलब इसका टेस्ट बता सकेंगे ना कि टेस्ट क्या हाँ, है टू डिटरमाइन, तो डिटर्मिनेशन ऑफ द राइट्स, तो डिटर्मिनेशन टेस्ट ऑफ द होगा कि सिविल इसका राइट। सिविल राइट वायलेट हो रहा है कि नहीं, तो हो रहा है यहाँ पे सिविल राइट। कोर्ट उसको डिसाइड करेगी उसका सिविल राइट है, राइट। अगर ये देखो ये साइलेंट है, इसमें ना टेम्पररी ना सिविल, टेम्पररी और परमानेंट नहीं लिखा है, तो आप इसको मान के चलेंगे कि ये सिविल नेचर का ही होगा। अगर टेम्पररी है तो वो सिविल नेचर का नहीं होगा, ठीक है। ओके आपने, आई होप यू गॉट योर आंसर, ठीक है। अब आपको कैसे इसको थोड़ा जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई कैसे करना है, कोर्ट टू ट्राई ऑल द सूट अनलेस इट इज बार्ड, कोर्ट सिविल नेचर के डिसाइड करेगी। सिविल नेचर में क्या होता है, एडजुडिकेशन होगा, एडजुडिकेशन कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, कोर्ट कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, एट द सेम टाइम सिविल नेचर का होना चाहिए, और इसमें यहाँ पे राइट को डिटरमाइन किया जाना है, ठीक है। जहाँ पे राइट को डिटरमाइन किया जाना है, उसका राइट एब्राइज हुआ है या वॉयलेट हुआ है, देन इट वुड बी अमाउंट टू सिविल नेचर। Now, suit to set aside the election of director. Suit to set aside the elections. Sweet. Election of directors. यस सर, सिविल नेचर का है। सिविल नेचर है ये? हाँ जी बताइए और लोग भी। अब इसके आगे आप बड़ा सा नो लिख लीजिएगा, इलेक्शन पिटीशन है ये, ठीक है। इलेक्शन, सूट टू सेट असाइड द इलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, तो इसमें इलेक्शन पिटीशन, अच्छा जो हमारे, हाँ जी, या तो ये ट्राइब्यूनल में जाएगा या इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो बनी होती है वहां जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने अभी एक चीज समझी भाई, जो मामला जहां जा रहा है एक्सप्रेसली बार्ड तो वो सिविल नेचर का नहीं होगा। सूट रिलेटिंग टू द कास्ट प्रॉपर्टी, जाति की प्रॉपर्टी की बात है, ये सिविल नेचर का होगा नहीं होगा? यस, दैट इज ऑफ अ सिविल नेचर। व्हाई इट इज ऑफ अ सिविल नेचर? क्योंकि यहाँ मैंने अगर प्योरली कास्ट लिख दिया होता तो वो सिविल नेचर का नहीं होता, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी की बात आ रही है। प्रोसीडिंग फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज, हाँ जी, नो सर। इसमें मैंने क्या गलत बोल दिया? ये सिविल नेचर नहीं होता क्या? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हिंदू की होगी, डिसॉल्व तो मुस्लिम की नहीं होगी, यस सर, सिविल यस। नेचर की होगी, ठीक है। दैट इज ऑल्सो ऑफ सिविल नेचर। गड़बड़ मत करना, ये तो बहुत इजी था, लास्ट वाला तो इजी था, इसमें दूसरा थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी थोड़े इजी थे, ठीक है। सिविल नेचर होगा मुस्लिम मैरिज को भी डिसॉल्व होना, वुमेन के पास राइट है ना डिसोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी। अब लास्ट केस कर लेते हैं, गुंडा जी सतवाजी शिंदे वर्सेस रामचंद्र भिकाजी जोशी, वन ऑफ द बेस्ट केस टू अंडरस्टैंड कि एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है। इसकी साइटेशन देख लेना, 1979 का केस है। The dispute in the suit was whether the civil court has a jurisdiction to decide the plaintiff being agriculturist or not. क्या plaintiff agriculturist है भी या नहीं है, ये डिसाइड करना है कोर्ट को, क्या कोर्ट के पास ये पावर है या नहीं है। The plaintiff contention was that the fact whether he was an agriculturist or not as an issue, वो एक ऐसा मुद्दा है which could be decided by the competent court, that is a मामलतदार डिसाइड करेगा, मामलतदार डिसाइड करेगा। क्योंकि एक इसमें यूपी टेनेंसी एक्ट है, उसका सेक्शन 85 है, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, बट सेक्शन 85 ऑफ द यूपी टेनेंसी एक्ट, उसमें ये पावर मामलतदार को दी गई है। The trial court, the later High Court both rejected the contention the plaintiff who came to the, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो both on the principle and the authority there is a no escape from the conclusion that
wherein a suit properly constituted and cognizable by the civil court upon a contested issue. मामला सिविल कोर्ट में था, ये सेक्शन 85A, ठीक है, सेक्शन 85A of that particular act, यूपी टेनेंसी एक्ट. तो ये उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि भाई ये जो एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं, दैट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द मामलतदार, नॉट बाय द सिविल कोर्ट. तो अल्टीमेटली कोर्ट ने कहा जब ये एक्सप्रेसली बार्ड है तो सिविल कोर्ट कैन नॉट डिसाइड इट. ठीक है, तो यही है विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट. जो बोल्ड में लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ. अंडर द टेनेंसी एक्ट द जुरिडिक्शन ऑफ द सिविल कोर्ट टू डिसाइड और डील विद द सेम इज नॉट ओनली अस्टेड. सिविल कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, जुरिडिक्शन नहीं है सिविल कोर्ट के पास, ये उनसे छीना गया है, बट सिविल कोर्ट की ड्यूटी भी है. सिविल कोर्ट इज अंडर स्टैट्यूटरी ड्यूटी कि वो मामले को रेफर करना चाहिए था और वो खुद ही डिसाइड कर रही है. ठीक है, तो सिविल कोर्ट कैन नॉट डू दैट. अल्टीमेटली इट इज अनकम्बेंट, यानी ये उसकी ड्यूटी बनती है सिविल कोर्ट की टू रेफर द मैटर टू द मामलतदार. कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी, वहां से डिसाइड होने का मामला वापिस आएगा, देन ओनली द सिविल कोर्ट कैन डिसाइड एज पर द डिसीजन ऑफ द मामलतदार. ठीक है, केस बहुत अच्छा है, बिल्कुल इजी याद कर लीजिए. दिस इज द लास्ट केस फॉर द टुडे. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7, 8 प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने सेक्शन नंबर 9 तक पढ़ लिया है. नेक्स्ट क्लास जो होगी वो इससे भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पढ़ेंगे रेस सब्जुडाइस और रेस जुडिकाटा. कम से कम एक क्लास रेस सब्जुडाइस और 2 क्लासेस रेस जुडिकाटा. ठीक है गाइस, ये सीपीसी का कोर एरिया है. अगर आपको रेस जुडिकाटा रेस सब्जुडाइस समझ में आ जाएगा तो आधा पार्ट तो वैसे ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ गई होगी. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आई विल बी मोटिवेटिंग फॉर अपलोडिंग लॉट ऑफ वीडियोस. ओके गाइस, see you in the next class. Thank you.